डिजाइन वाला जो आपका पार्ट है यूनिट 2 के अंदर, उसमें हम लोग ये स्पेसिफिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ इन दिस स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप देखेंगे, मॉड्यूलर डिजाइन्स जो है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में जो कॉलेज में हुआ था। और उसके अंदर हमने यहाँ पे देख बताया था, बेसिकली जो मॉड्यूल्स रहता है बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। द सेम थिंग इज रिटन हियर एज वेल। द सिस्टम, ये जो मॉड्यूलरिटी है, इसका मतलब क्या रहता है, डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट मॉड्यूल्स। बराबर है। डिस्क्रीट मतलब जो जिनके बीच में ज्यादा कनेक्टिविटी इशू नहीं रहेंगे, या डिपेंडेंस लिमिटेड रहेगा, वैसे पार्ट में हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल आइसोलेटेड फंक्शनैलिटी को मल्टीपल टीम एक साथ बना सकते हैं। ओके। एनकैप्सुलेशन ये सब हमने डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्शन आएगा इसमें, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स आएगा, स्केलेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी। बेनिफिट्स क्या रहता है जब हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं? सबसे पहले तो पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इजीली बन जाता है, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अ कंप्लीट बिग प्रोजेक्ट एट वंस। आई होप आई एम ऑडिबल, राइट? हेलो हेलो हेलो। गर्ल्स, एम आई ऑडिबल? अदर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा, ओके ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हेन वी फॉलो द मॉड्यूलरिटी कंसेप्ट, मतलब पार्ट बाय पार्ट अगर हम लोग प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं, तो मैं बड़े प्रोजेक्ट को जब छोटे पार्ट में बनाऊंगा, छोटे Excuse me, पार्ट का sir. मतलब। यस। Sir, यस you are तन्वी। not audible. We can't hear you. बेटा, बाकी लोगों को आवाज जा रहा है, इट माइट बी इशू विद योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। आई आई होप आई एम ऑडिबल टू अदर स्टूडेंट्स, राइट? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, ओके। तन्वी, बेटर rejoin once, okay? चलो, सो विल कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमने ईज ऑफ डेवलपमेंट आ गया। देन जब छोटे छोटे पार्ट में अगर प्रोजेक्ट बन रहा है, और वो छोटे छोटे पार्ट को जब हमें बेसिकली मेंटेन करना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है, या उसको कोड करना पड़ रहा है, तो वो कोडिंग भी आपका इजी हो जाता है, मेंटेन करना इजी हो जाता है। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जब आपको एरर ढूंढना रहता है, तो इट्स वे मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू एक छोटे से प्रोजेक्ट के पार्ट में से एरर ढूंढना। रीयूजेबिलिटी एनहांस हो जाएगा, क्योंकि हमने छोटे छोटे पार्ट में जब प्रोजेक्ट डिवाइड किया है, तो हम लोग यही जो प्रोजेक्ट्स है उनको वो सिमिलर वे में, वो छोटे छोटे पार्ट को जहां जहां पे हमारे सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, या सिमिलर टाइप का फंक्शनैलिटी और कहीं कोई दूसरे प्रोजेक्ट में यूज होगा, वहां पे ये सेम चीज हम लोग रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था कि जब हमारा जो अलग अलग टीम्स रहेंगे, और वो जब अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, मतलब मेरे 5 टीम हो सकते हैं जो 5 अलग अलग मॉड्यूल पे साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें कोलेब्रेशन बेटर हो सकता है। क्यों? बिकॉज सारे जब एक साथ अपना काम कर लेंगे, तो वो टाइम पे फिर हम लोग वो सारे पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और बड़े प्रोजेक्ट को हम जब मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड करते हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी मॉड्यूल में नहीं आता। मॉड्यूल डिवीजन आपका इजी हो गया। लेट्स से मुझे सिर्फ पेमेंट गेटवे बनाना है, बाकी का मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे एक वीडियो कॉलिंग पार्ट जो है वो ही बनाना है, तो बाकी का मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ चैटिंग वाला पार्ट बनाना है, बाकी का मुझे नहीं सोचना है। तो इससे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया। और इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग कंप्लीट बिग प्रोजेक्ट, हम लोग जब छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट टेस्टिंग करेंगे, तो आपका टेस्टिंग भी इजी हो जाता है। दूसरा, जब हम लोग पार्ट बाय पार्ट डेवलपमेंट करेंगे, तो अब इसमें आपको मॉड्यूल्स में कोई नए फंक्शंस ऐड करना है, एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई करना है, रिप्लेस करना है, तो वो चेंजेस जो है ना, वो भी इजीली हो सकता है, बिकॉज आप छोटे से पार्ट में चेंज कर रहे हो, आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पूरा चेंजेस नहीं कर रहे। पैरेलल डेवलपमेंट, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट चल रहा है, जो मैंने आपको बताया, 3 4 मल्टीपल टीम्स जो रहेंगे वो अलग अलग मॉड्यूल्स पे कॉन्करेंटली काम करेंगे। स्टेप्स डिजाइनिंग के अंदर, पहला फंक्शनल यूनिट्स कौन से रहेंगे, फिर जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो जो फंक्शंस है मेरे, लॉग इन लॉग आउट यूजर
प्रोफाइल बनाएगा, इमेज पोस्ट करेगा, चैट करेगा, ये सारे हमारे फंक्शनल पार्ट हो गए बेसिकली। तो एक बार हमने फंक्शनल पार्ट्स आइडेंटिफाई कर दिए, इसके बाद में उनका इंटरफेसेस हमें बनाना है। उनमें क्या फंक्शनैलिटी साथ में जो ऐड करना है ना, वो देखेंगे हम लोग। डिपेंडेंसीज़, जैसे अगर मैं पेमेंट गेटवे अगर इम्प्लीमेंट करूँगा, तो मेरा मेन डिपेंडेंसी किस पे रहेगा? मेरा मेन डिपेंडेंसी रहेगा टाइप्स ऑफ पेमेंट जो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब हम लोग कौन से टाइप का पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं? आर वी एक्सेप्टिंग अ पेमेंट व्हिच इज़ काइंड ऑफ अ यूपीआई बेस्ड पेमेंट? तो मेरा पेमेंट गेटवे पे डिपेंडेंसी जो रहेगा वो अलग रहेगा। और एल्स हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंसी अगेन आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंसी जो है वो भी वापस डिफर करेगा कि कहाँ पे हम लोग कौन से टाइप के फंक्शंस या कौन सा टाइप का फंक्शनैलिटी फुलफिल करने की ट्राई कर रहे हैं। देन हम लोग को ये भी देखना है कि जो मॉड्यूल्स है उनके बीच में मिनिमम डिपेंडेंसी हो। ठीक है, जो मिनिमम डिपेंडेंसी वाले मॉड्यूल्स रहेंगे ना, उसी में हम लोग बहुत इजीली कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस डेवलपमेंट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग को ये बेनिफिट क्या होगा कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में अगर दो मॉड्यूल्स अगर फेल होते हैं, है ना, दो मॉड्यूल्स अगर मेरे फेल हो गए या फिलहाल के लिए अगर वो स्टॉप हो गए, अब अगर वो वर्क नहीं कर रहे, स्टिल बाकी के जो मेरे पार्ट है प्रोजेक्ट का वो ढंग से चलते रहेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलरिटी प्रोजेक्ट में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो मॉड्यूल्स को हम लोग ये वे में अप्लाई करेंगे जिससे वो मॉड्यूल्स आपस में डिपेंडेंस उनका लिमिटेड रहे, सो दैट अगर एक मॉड्यूल अगर मेरा वर्क नहीं भी करता है तो भी मेरे प्रोजेक्ट पे या मेरे सॉफ्टवेयर पे ज्यादा उसका इशू नहीं आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, एक मॉड्यूल फेल हो गया तो उस पे डिपेंडेंट दूसरे 5 मॉड्यूल्स जो है ना, वो 5 मॉड्यूल्स भी फेल हो जाएंगे। इन शॉर्ट मेरा पूरा प्रोजेक्ट चलता बंद हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी मिनिमम रखो, जिससे एक दो मॉड्यूल अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका पूरा प्रोजेक्ट या पूरा सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। देन टेस्ट मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली। क्यों? बिकॉज हमने अलग अलग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल अगर बनाया हुआ है, तो जो अलग अलग मॉड्यूल हमने बनाया ना, उसको आप चेक करो, उसका फंक्शनैलिटी करेक्ट है कि नहीं वो चेक करो, है ना। और उसके बाद में एक बार ये हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, वो मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके पूरा सिस्टम बना देंगे। पूरा सिस्टम का मतलब हो गया हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। एंड इसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं, इसको एनहांस करना है, टेक्नोलॉजिकल आई मीन टेक्नोलॉजिकली अगर अपग्रेड करना है या उसका परफॉर्मेंस बेटर करना है, तो हम लोग बेस्ड ऑन फीडबैक कहाँ कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, किसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है, उसके बेस पे करेंगे। अब जब हम लोग मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो मॉड्यूल्स के अंदर दो टर्म्स आते हैं, एक कपलिंग और एक कोहेजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट है जो मॉड्यूल्स के बीच में रहता है, या मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे उस पे ये काम करता है। तो जब हम लोग कपलिंग की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कपलिंग, कपल मतलब एक एक फ्रेंड्स है उसको हम लोग कपल बोल सकते हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसको हम लोग कपल बोल सकते हैं, एक मैरिड कपल बोल सकते हैं। तो इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस कितना है ना, वो हम लोग बेसिकली मॉड्यूल कपलिंग में देखते हैं। तो अगर कोई दो मॉड्यूल्स में बहुत ज्यादा अगर इंटरडिपेंडेंस है, इसका मतलब है कि एक मॉड्यूल अगर फेल हुआ तो दूसरा भी फेल होगा या दूसरे में भी इशू आएगा। तो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि एक मॉड्यूल दूसरे पे कितना ज्यादा रिलाई कर रहा है। तो वन मॉड्यूल रिलाइज ऑन अनदर मॉड्यूल, द गोल इज मिनिमाइजिंग कपलिंग। मतलब अगर मुझे मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं चाहिए कि एक फेलियर पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करे, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल कपलिंग जो है ना, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ाता ही है। क्यों? बिकॉज मैंने अगर मॉड्यूल ए के अंदर कुछ भी चेंजेस किए, अब इसमें और मॉड्यूल बी में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है, दोनों हैंड ऑन हैंड काम कर रहे हैं। तो अगर मॉड्यूल ए में अगर चेंजेस होंगे, ठीक है, मॉड्यूल ए में अगर चेंजेस होंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो आएगा ना वो मॉड्यूल बी पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया। क्यों? बिकॉज अब मुझे सिर्फ एक बग फिक्सिंग जो है, ये बग फिक्सिंग मुझे सिर्फ मॉड्यूल ए में नहीं करना है, उसके साथ में मुझे ये भी देखना है कि ये बग फिक्सिंग जब मॉड्यूल ए में करूंगा तो उसका कितना पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट आपका मॉड्यूल बी पे आ रहा है।
तो क्या हो गया, जितना कपलिंग या जितना इंटरडिपेंडेंस जितना हाई रहेगा दो अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में, उतना मेरा कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही इंक्रीज होते जाएगा, मेंटेनेंस उतना ही बढ़ेगा, और ज्यादा बड़े एरर्स, छोटे एरर ज्यादा बड़े एरर में कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? अगर मॉड्यूल ए में ही तकलीफ रहता और मैं मॉड्यूल ए में कोडिंग में चेंज करके वो प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर देता तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मैं मॉड्यूल ए में अगर कोड कर रहा हूं और ये कोड कहीं ना कहीं इनहेरिट हो रहा है मॉड्यूल बी पे भी, तो जब मैं ए में चेंजेस करूंगा ना, तो ए पे डिपेंडेंट जो मॉड्यूल बी है इसके अंदर भी मुझे अपडेट, इसके अंदर भी चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि कपलिंग रखो ही मत, जब तक पॉसिबल रहेगा मॉड्यूल्स को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखो, है ना, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखो। और वो आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर ना करे, आप क्लाउड पे डाल दो, क्लाउड से सबको फेच करने दो, मॉड्यूल आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे। मॉड्यूल ए, सपोज मेरा मॉड्यूल ए जो है, लेट्स से मेरा मॉड्यूल ए है, ये एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज एडमिशन प्रोसेस। तो जैसे जैसे स्टूडेंट का एडमिशन होगा ये इंफॉर्मेशन क्लाउड पे डाल दो, और क्लाउड से वो इंफॉर्मेशन मॉड्यूल बी यूज करेगा जो एग्जाम मॉड्यूल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड्यूल ए और बी जो है ना वो डेटा एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूल ए डेटा लेके कोई एक लोकेशन पे डाल रहा है, डेटाबेस में डाल रहा है, और मॉड्यूल बी वहां से एक्सेस कर रहा है। क्या हो गया, डिपेंडेंस कम हो गया मॉड्यूल ए और बी के अंदर, हमने उसको डीकपल कर दिया, तो जो कपलिंग था वो कम कर दिया। नो कपलिंग पहले तो हम लोग फॉलो करने का ट्राई करेंगे, लेकिन नो कपलिंग पॉसिबल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डिपेंडेंस तो रहेगा ही। एंड इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना हम लोग डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस मॉड्यूल में कम करेंगे, वो मॉड्यूल्स को आप बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो, प्लस वो मॉड्यूल को हम लोग बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट में इजीली रीयूज कर सकते हैं, बिकॉज मुझे सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ही बनाना है कोई एक प्रोजेक्ट में, तो एक बार अगर मैंने बना लिया उसको मैं 50 100 500 बार रीयूज कर सकता हूँ। क्यों? ये इंडिविजुअली काम कर रहा है, ये इस पे किसी का डिपेंडेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं उबर के अंदर, उबर ऐप में अगर मैं गूगल मैप यूज कर रहा हूं, तो ये जो गूगल मैप है ना ये इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। उबर का लॉगिन, पेमेंट, ये कुछ भी बंद अगर हो गया तो वो कहीं से भी लिंक नहीं कर रहा है गूगल मैप के साथ में। एंड सेम वे, गूगल मैप अगर चलना बंद हो गया, वो कहीं पे भी वापस लिंक नहीं कर रहा है, या फिर उबर का जो मेन ऐप है उस पे हमारा जो मैप है इसका उतना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला बेनिफिशियल पार्ट है हमारा, जहां पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं डिपेंडेंस कम करने के लिए। इसके साथ में डेटा कपलिंग भी होता है। डेटा कपलिंग का मतलब क्या हो गया, मॉड्यूल्स शेयर करेंगे, है ना, मॉड्यूल शेयर ओनली डेटा टिपिकली थ्रू पैरामीटर्स। नाउ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग सैंपल डेटा टाइप, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेटा मॉड्यूल बी यूज कर रहा है और वो डेटा प्रोसेस मॉड्यूल ए करेगा, तो मॉड्यूल ए जितना डिले करेगा डेटा प्रोसेस करने में, उतना मॉड्यूल बी को भी अपना प्रोसेस आगे जनरेट करने में इशू होगा। जैसे एडमिशन के बाद में एग्जाम हो गया, अब एग्जामिनेशन वाला मॉड्यूल जितना लेट एग्जाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, उतना ही मॉड्यूल सी जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है इसको रिजल्ट जनरेट करने में उतना ही डिले होगा। क्यों? बिकॉज जब तक ये काम खत्म नहीं होता, ये डेटा जब तक नहीं मिलता, तब तक रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोल कपलिंग यूज करने की जरूरत है। डेटा कपलिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो डेटा हमारे आता है, वो डेटा, सर्टन डेटा तो इंडिपेंडेंट रहता है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, लेकिन सर्टन डेटा में डिपेंडेंस होता है। तो कंट्रोल कपलिंग का मतलब क्या है, कि हमने यहाँ पे क्या बोला है, वन मॉड्यूल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर बाय पासिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जब कभी अगर इंटरडिपेंडेंस अगर बढ़ रहा है ना, तो वो टाइम पे हम लोग रिलेटिवली लूज कपलिंग प्रेफर करेंगे, जहां पे कंप्लीटली हम लोग कनेक्शन को तो फिल्टर आउट नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल कपलिंग यूज करेंगे। मतलब होगा तब तक हम लोग डिपेंडेंस को चाहिए उतना मिनिमम रखने की ट्राई करेंगे। इसके बाद में मॉड्यूल्स के बीच में स्टैम्प कपलिंग आता है, जहां पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड एल्गोरिदम यूज करते हैं, जिससे आपका रिस्पॉन्स टाइम या डेटा स्टोरेज पैटर्न या डेटा को एक्सेस करने का पैटर्न ये ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अ फॉर्म ऑफ कपलिंग वेयर मॉड्यूल्स हैव
कॉमन डेटा स्ट्रक्चर। अब ये आपके एल्गोरिदम्स हो गए, है ना, बट ईच मॉड्यूल एक्सेस ओनली रेलिवेंट पोर्शन फ्रॉम द कंप्लीट डेटा। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू द शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर। देन डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग आएंगे, जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक बड़ा या मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखने का ट्राई कर रहे हैं, और ऐसे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे मेरे 500, 1000, 5000, 5 लाख लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपका कलेक्शन, सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन के लिए एरे भी पिक्चर में आएगा। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलर टू स्टैम्प कपलिंग, बट यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा शेयरिंग है वो पहले आएगा, और डेटा स्ट्रक्चर के ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होंगे। देन कंट्रोल डेटा कपलिंग, जहां पे अगर आप देखेंगे बोथ कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड डेटा जो रहेंगे, वो हम लोग कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते या कंप्लीटली डिपेंडेंस हटा नहीं सकते। तो इसके लिए वापस क्या होगा, कंट्रोल डेटा कपलिंग आएंगे। तो कपलिंग अगर आपको मिनिमाइज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनकैप्सुलेट डेटा। देन ग्लोबल वेरिएबल्स जो रहेंगे उसको आप मिनिमाइज कर दो, या होगा तो मत ही यूज करो ग्लोबल वेरिएबल्स को। देन शेयर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉमन प्लेस, ये मेरा कॉमन एक प्लेस है, डेटाबेस है, और यहां से ही अगर बहुत सारे लोग डेटा अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका यूज लिमिट कर दो। मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डी को मैं उसका कस्टमाइज डेटा दे दूंगा, सी को मैं उसका कस्टमाइज डेटा दूंगा, सेम वे बी को मैं उसका कस्टमाइज डेटा दूंगा। तो इससे क्या हो गया, आपका जो मेनली जो लॉजिकल पार्ट था वो यहाँ पे लिमिट हो गया। एंड यूज वेल डिफाइंड इंटरफेस भी आएंगे यहाँ पे। मॉड्यूल कोहेजन, अब मॉड्यूल कोहेजन का मतलब क्या है, कि जब कभी हम लोग कोई एक मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मैं कोई एक मॉड्यूल में कौन से फंक्शनैलिटी, प्रोसीजर्स या क्लासेस यूज करूंगा, और वो कोई ना कोई दूसरे मॉड्यूल में कहाँ पे रीयूज हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, हम लोग वर्क ड्यूप्लीकेशन जो है ना वो कम कर देंगे। मतलब समझो कि स्टूडेंट, मैंने कॉलेज के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, अब स्टूडेंट मॉड्यूल भी है, प्रोफेसर मॉड्यूल भी है, प्रिंसिपल मॉड्यूल भी है, और सबको लॉगिन करना है। तो अब अगर सबको लॉगिन करना है, तो मैं 4 अलग अलग टाइप के यूजर्स अगर लॉगिन करेंगे, तो 4 बार मैं लॉगिन फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही बार बनाऊंगा, और उसको मैं हर बार रीयूज करूंगा। तो यहां पे हम लोग बेसिकली वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से फंक्शन, प्रोसीजर्स या क्लासेस आपके रीयूज हो सकते हैं, या सिमिलर वाले जो रहेंगे, जो कहीं ना कहीं वापस यूज होंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, उसको रेफर करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका कोड रिपीटेशन कम हो जाएगा, है ना। हाई कोहेजन इज जनरली डिजायरेबल एज इट लीड्स टू मोर मेंटेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल कोड। क्यों, एक ही बार लॉगिन कोड लिख दिया मैंने, और ये सेम लॉगिन कोड को मैंने पैकेज बना दिया, और मैं इसको बोल सकता हूं मैंने लॉगिन कोड का एक एपीआई बना दिया। अब ये एपीआई हर कोई जिसको भी लॉगिन करना है, वो सारे ये पैकेज या ये एपीआई यूज कर लेंगे। अब जैसे मैंने बात किया कोहेजन में कौन से फंक्शन, क्लासेस आपके रिपीट, मतलब और कहीं पे आप रीयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, फंक्शनल कोहेजन, एक ही बार हम लोग बहुत ढंग से एक मॉड्यूल या एक पैकेज बना देंगे, सो दैट लाइफ टाइम हम लोग उसको रीयूज कर पाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एलिमेंट्स विद इन द मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। द मॉड्यूल परफॉर्मेंस अ स्पेसिफिक फंक्शन, और उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि लेवल ऑफ कोहेजन वो मॉड्यूल के बीच में कितना है, कौन से क्लासेस या फंक्शन हम लोग यहाँ पे एज इट इज रीयूज कर सकते हैं, जो पहले एक ही बार हमने बहुत ढंग से बना दिए। सिक्वेंशियल कोहेजन रहेंगे। सिक्वेंशियल कोहेजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी हमारे एलिमेंट्स रहेंगे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने चाहिए। जैसे अगर मैं जीपे पे जाता हूं, तो जीपे पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, पहले तो मैं जब लॉग इन करूंगा तो वो मुझे ऑथेंटिकेट करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑथ आया, किसका ऑथ आया, ओनर का ऑथ आया। इसके बाद में वो चेक करेगा कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, अगर मैं पैसा ट्रांसफर करने की ट्राई कर रहा हूं, अगर ये ट्रू हो गया
तो फिर जिसको मैं पैसा ट्रांसफर करने की ट्राई कर रहा हूं, उसका अगर मैंने क्यूआर कोड लिया है तो वो क्यूआर कोड में से वो इंफॉर्मेशन फेच करेगा। वो इंफॉर्मेशन वो वैलिड है कि नहीं ये चेक करेगा। अगर वैलिड है तो फिर वो मेरे अकाउंट में से उतना पैसा विड्रॉ करेगा, है ना। ये विड्रॉ हो गया और जो XYZ पर्सन है उसके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। एंड इन बिटवीन दिस सीक्वेंस अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आया तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें वापस क्या करना है। विड्रॉ होने के बाद अगर डिपॉजिट नहीं हुआ है तो अगेन गो टू स्टेप 1, सॉरी ऑन स्टेप 2, जहां पे वापस अकाउंट बैलेंस चेक होगा। अगर पैसा डिडक्ट हुआ है तो आपके अकाउंट में 2-3 दिन में पैसा वापस आ जाएगा। अगर पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है तो कुछ काम नहीं करना है, जो है वो एज इट इज हो गया, आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। थोड़े टाइम बाद वापस ट्राई करो। तो यहाँ पे सेपरेट फंक्शंस कौन से रहेंगे जिसको आप कंबाइन कर सकते हैं बेटर फंक्शनल कोहेजन बनाने के लिए, ये सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कम्युनिकेशन कोहेजन आएंगे जहां पे सेट ऑफ सेम डेटा अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट जनरेशन के लिए भी आपका एग्जामिनेशन डेटा यूज हो रहा है और प्लेसमेंट के लिए भी आपका एग्जामिनेशन डेटा यूज हो रहा है, और टॉपर्स का लिस्ट निकालने के लिए या कॉन्वोकेशन का लिस्ट निकालने के लिए भी कम्युनिकेशनल कोहेजन यूज हो रहा है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट इज प्रोसीजरल कोहेजन। तो प्रोसीजरल कोहेजन में हमने यहाँ पे क्या बोला है, एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, एक स्टेप्स, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें अलग अलग परफॉर्मिंग टास्क हो सकते हैं लेकिन वो सेम डेटा सेट यूज कर रहा है। मतलब एक सेम डेटा सेट यूज हो रहा है अलग अलग टाइप के जॉब फेच करने के लिए भी, रिजल्ट फेच करने के लिए भी, टॉपर्स फेच करने के लिए भी, अटेंडेंस फेच करने के लिए भी। तो वो हम लोग यहाँ पे प्रोसीजरल बताएंगे। टेम्पोरल कोहेजन जहां पे क्या होगा, वी हैव एलिमेंट्स रिलेटेड बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटेड एट सेम टाइम, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टाइमिंग इज द मेन फैक्टर हियर। इसको टेम्पोरल कोहेजन बोलेंगे। मतलब क्या, जब मेरा आईसीआई बैंक है, अब मैं एक पर्सन को पैसा भेज रहा हूं जिसका एचडीएफसी बैंक है, तो जब आईसीआई का सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा वो सेम टाइम पे एचडीएफसी के सर्वर ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये एक्सेप्टेंस अगर करेक्ट चला, वो टाइमिंग अगर मैच किया, है ना, वो टाइमिंग अगर मैच किया तभी आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। अगर वो टाइमिंग अगर मिसमैच हो गया तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो ये कब तक होगा, जब तक हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तभी तक ये काम चलेगा। एक बार हमारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, दैट्स इट, इसके बाद में हमें और कोई काम की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। आई होप क्लियर है ना। आप लोग सुन रहे हैं मुझे, एम आई क्लियर विद दिस गर्ल्स, एम आई क्लियर? यस, अदर स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? ओके, चलो। तो फिर अब नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप देखेंगे, लॉजिकली मतलब लॉजिकली जो साथ में ग्रुप रहेंगे। अब लॉजिकली में क्या रहेगा कि कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो रहेगा वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन आपके सिस्टम या पैटर्न सेम चलेंगे। जैसे FI SY TY, अब ये तीनों में जब एग्जाम कंडक्ट करेंगे लॉजिकली थोड़ा बहुत उसमें फर्क रहेगा, लेकिन इवैल्यूएशन पैटर्न सेम चल रहा है। एग्जाम पेपर सब्जेक्ट आपके अलग आएंगे लेकिन रिजल्ट जनरेशन के लिए जो पैटर्न चलेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। या फिर एनईपी के अंदर कोई स्टूडेंट आए और हम लोग पुराना पैटर्न यूज कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें भी काफी सारे सिमिलैरिटीज रहेंगे। अब कंप्लीट डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉजिकली हम लोग ग्रुप्ड मॉड्यूल्स को साथ में रखते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि BSc स्टूडेंट का जो इवेल्युएशन पैटर्न है उसको हमने साथ में रखा है BMM के साथ में भी, क्योंकि दोनों के क्रेडिट सेम है, खाली इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है। देन कभी कभी हो सकता है कि कोई मॉड्यूल्स में कोइंसिडेंशियल कोहेजन आ गया जिसमें कोई भी इनहेरिटेंस कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ पुअर डिजाइन, है ना, तो वो टाइम पे
कोइंसिडेंशियल कोएजन जब आएगा तो आपको इसको रिफैक्टर करना पड़ेगा कि ये कहीं पे ये मॉड्यूल्स के बीच में स्लाइट डिपेंडेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया वेरियस टाइप्स ऑफ कपलिंग जो हमने पहले पढ़ा, नो कपलिंग, डेटा कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, सबका डिटेल दिया हुआ है जो एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है ऑफ कपलिंग एंड कोहेजन या मॉड्यूलर डिजाइन। तो बहुत सिंपल है, अगर हम लोग कपलिंग कोहेजन की अगर बात कर रहे हैं, मॉड्यूलर डिजाइन की अगर बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग प्रॉपर डिजाइन बनाएंगे उनके मेरिट और एडवांटेजेस क्या होंगे, रीयूजेबिलिटी होंगे, मेंटेनेंस इजी होगा। फ्यूचर में अगर हमें उसमें नए फंक्शनैलिटी अगर ऐड करना है, कोई नए डिपार्टमेंट पे वो सिमिलर सॉफ्टवेयर यूज करना है, उसके अंदर और फंक्शनैलिटी बढ़ाना है, उसका परफॉर्मेंस बेटर करना है, या वो और ज्यादा बड़े लेवल के यूजर्स को अगर सर्विस देगा तो उसको भी आप और बेटर कर सकते हैं। ये सारे आपके बेनिफिट होता है। सेम वे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पैरेलल डेवलपमेंट, उसमें भी सेम होगा। डिफरेंट टीम्स जो रहेंगे वो अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स पे कॉन्करेंटली काम करेंगे, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आप डेवलपमेंट टाइमलाइन मेंटेन कर पाएंगे, है ना। कोलेबरेशन जितना इंप्रूव रहेगा उसमें एक टीम वर्क जो रहेगा ना, वो टीम वर्क यहाँ पे पिक्चर में आता है, जहां पे हम लोग कोलेबरेशन जितना बेटर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो कोलेबरेशन बेटर करने के लिए हम लोग डॉकर, एंसिबल या CI/CD अगर आपने सुना रहेगा, ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन बेटर करने के लिए, या फिर वो जो कोलैबोरेशन है वो बेटर करने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स यूज करते हैं जो आज इंडस्ट्री में अवेलेबल है। अगेन मॉड्यूलरिटी से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है, इजी वे में टेस्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम मॉड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, नए चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर पाएगा। ये हमारे सारे बेसिक एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे या डीमेरिट्स क्या रहेंगे? ओवरहेड इंक्रीज हो गया, बिकॉज जब हम लोग कोई एक इंटरफेस बना रहे हैं या उसमें डिपेंडेंसी अगर ज्यादा नहीं है या अगर आ गया तो डिपेंडेंसी मैनेज करना जो है, या फिर डिपेंडेंसी है और उसको मिनिमाइज अगर करना है, तो उसके लिए आपको वापस एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो लग रहा है ना, वो मेरा एक डिसएडवांटेज है। देन कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरफेस, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर एंड इफेक्टिव इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे मॉड्यूल्स के बीच में, जिससे हम लोग मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन इशू अगर कुछ आता है तो उसको इजीली टैकल कर पाए। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे कि हमें डिपेंडेंसीज जो रहेंगे मॉड्यूल्स के बीच में वो देखना है, और जहां कहीं पे उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं तो कैसे मिनिमाइज करेंगे वो देखो, और कहीं पे अगर वो मिनिमाइज नहीं हो पाता है तो वो रिलेशन फिर मेंटेन करो। सेम वे जैसे कपलिंग का है वैसे कोहेजन का है। कोहेजन के अंदर क्या रहेगा, मेंटेनेबिलिटी हाई रहता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है और रीयूजेबिलिटी एनहांस होता है। डीमेरिट, कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इंक्रीज होगा, ओवर इंजीनियरिंग बहुत बार हो जाता है इसके अंदर, है ना। सेम वे डीमेरिट्स ऑफ कपलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप क्लियर है, बहुत इजी था ये। अब जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मॉड्यूलरिटी डिजाइन मतलब हमने टेक्निकल डिजाइन्स बना लिए प्रोजेक्ट के, तो जब आपका प्रोजेक्ट का टेक्निकल डिजाइन्स बन जाते हैं, उसके बाद में हम लोग वो जो डिजाइन्स बन जाते हैं उसके आगे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके आगे हम लोग वो डिजाइन बेस्ड प्रोग्रामिंग और कोडिंग करेंगे। तो जो कोडिंग होगा वो कोडिंग आपके अलग अलग वे में हो रहा है। तो अब कौन से बेसिक अप्रोच रहते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के लिए, तो प्रोग्रामिंग अगर आप देखेंगे बहुत सारे अप्रोचेस आते हैं यहाँ पे जो हम लोग फॉलो करते हैं, और वो हर एक आपका सॉफ्टवेयर का जो पैटर्न रहेगा, टाइप रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, ह्यूमन डिपेंडेंस या क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जितना बढ़ेगा, मेरा सॉफ्टवेयर जितना ज्यादा क्रिटिकल होगा उसके अंदर हमारा डिपेंडेंस उतना ही बढ़ेगा उस पर। ठीक है, या फिर उसमें मेरा डेवलपमेंट अप्रोच उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे एज यू कैन सी वी आर बेसिकली फर्स्ट टॉकिंग अबाउट इंपरेटिव प्रोग्रामिंग। तो इंपरेटिव प्रोग्रामिंग में हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट चेंज अ प्रोग्राम स्टेटमेंट।
and this basically emphasize on the sequence of steps to achieve a specific goal. ये imperative programming हो गया, मतलब मैं एक एल्गोरिदम जो है वो as it is फॉलो करूंगा, जो आपने स्टेप्स दिए वो फॉलो करूंगा। जैसे हमारे पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते थे, सी, पास्कल और ये फॉर्ट्रन वाला जो है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, तो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग यहाँ पे जब अगर बात करेंगे इम्परेटिव के बारे में, तो इम्परेटिव का मतलब क्या होगा? इम्परेटिव का मतलब होगा कि हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी कम करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना? तो वो कैसे हम लोग मिनिमम कर सकते हैं वो देखना है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टेप्स ये एग्जीक्यूट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो स्टेप्स या वो एल्गोरिदम हम लोग फॉलो कर लेंगे, वो सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो सीक्वेंस में अगर चेंजेस आ गए फिर क्या? फिर डिफिकल्टी रहता है उसमें अपडेट करने के लिए। तो पुराने जो हमारे पैटर्न्स थे ना, वो बेसिकली इंपरेटिव प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है ना, ये फॉलो करते थे। तो ऐसा समझो जैसे सी में हम लोग जो सीक्वेंस में कोड लिखते हैं, वो सेम सीक्वेंस में, वो सेम स्टेप्स में आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इंपरेटिव प्रोग्रामिंग हो गया। तो सी आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, अगर आपको याद रहेगा तो, है ना? जो प्रोसीजर जो सीक्वेंस में, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है बाय द वे, सी। और वैसे ही दूसरे अदर लैंग्वेजेस। तो अब क्या है, जो सीक्वेंस में आपने स्टेप्स लिखे हुए हैं वही सीक्वेंस में वो फॉलो होगा। तो ये एक तकलीफ है। देन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक क्लास डिक्लेयर किया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड ऐड, तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अगर मैंने इसमें लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, तो ये खाली फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। तो अब जब हम लोग डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आप डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन नेम्स, वेरिएबल, ये सब जो रहेंगे, आप उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, और उसको डिक्लेयर करने की जरूरत है क्या, ये देखो, समझो और फिर ही करो। सो दैट जब हम लोग डिक्लेरेशन अगर करेक्ट वे में करेंगे और जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी रहेंगे उसी को अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उतना हमारा मेहनत कम रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द डिजायर्ड आउटकम रेदर देन स्टेप्स, जो आपके प्रोसीजर प्रोसीजर पे ज्यादा बेसिकली फोकस नहीं कर रहा है। इसका मेन फोकस क्या रहेगा? डिक्लेरेशन, मतलब हम लोग बेसिकली जो भी कोड लिख रहे हैं, ये कोड के थ्रू हम लोग क्या अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। तो मेरा अचीव करने का या मेरा अचीवमेंट क्या रहेगा, और उसके लिए अगर मैं दो वेरिएबल अगर बना रहा हूं, तो उसको प्रॉपर डिक्लेयर करो, करेक्ट वे में डिक्लेयर करो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारे पास एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग रहता है और एक लॉजिक प्रोग्रामिंग रहता है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारे कौन से जो अप्लाइड मैथ्स अप्लाई होता है, अप्लाइड मैथ्स। अब अप्लाइड मैथ्स का मतलब है जो हम लोग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, है ना? तो वो फंक्शन के अंदर हम लोग उसको कैसे कंप्यूट करने वाले, वो फंक्शन एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा, इसको हम लोग इवॉल्व करेंगे। क्यों इवॉल्व करेंगे? बिकॉज फंक्शन एग्जीक्यूशन जितना बेटर रहेगा और इसमें कोड रिपीटेशन जितना कम रहेगा, उतना मेरा फंक्शनल एग्जीक्यूशन और फास्ट होगा। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इवॉल्व करने का मतलब है, मैं अगर दो लाइन भी अगर मैं रिपीटेटिव अगर कम कर सकता हूं ना, तो उसको मैं कम कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे वेब पेजेस है, अब सारे वेब पेजेस के अंदर HTML टैग आ रहा है, ठीक है, बॉडी सॉरी हेड टैग आ रहा है, देन बॉडी टैग आ रहा है। तो अब ये जो टैग्स है ना, इसको भी मैं उठा के अलग से एक बॉयलर प्लेट हमारा फाइल बनाऊंगा मैं, और वो फाइल के अंदर डाल दूंगा। तो आपका बेसिक बाय डिफॉल्ट जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड रहता है, उसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हर जगह पे आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो वेब पेज बनेगा, वो वेब पेज में मुझे हेड, HTML हेड, बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सीधा क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, बॉयलर प्लेट कोड इंपोर्ट किया मैंने, ये फाइल को इंपोर्ट किया सारे मेरे वेब पेजेस में। तो अब ये मेरे 4 5 10 लाइन भी अगर रहेंगे ना, वो भी रिपीटेशन कम हो गया। ये फंक्शनल या कंप्यूटेशन मेरा फास्टर हो गया इससे। क्यों? बिकॉज हमने चीजों को और बेटर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, है ना? तो
यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि जब हम लोग कंप्यूटेशंस की अगर बात करेंगे, हाउ वी गोइंग टू इवॉल्व दिस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, जिससे हमारा काम और फास्ट और क्विक हो जाए। सेम वे लॉजिक प्रोग्रामिंग आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देन उप्स क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है। पाइथन जावा आपने पढ़ा है, तो जहाँ पे हम ज्यादा रीयूजेबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, वो उप्स आएगा आपका। प्रोसीजरल, सी लैंग्वेज आपका प्रोसीजरल हो गया। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, पूरा कोड एक साथ लिखने की जगह पे हम लोग उनको फंक्शन बाय फंक्शन डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम प्रॉपरली डिवाइड हो गया अलग अलग पार्ट में, और अब मुझे कहीं पे अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो वही पार्ट पे मैं फोकस करूंगा, सब जगह पे नहीं। लॉजिक प्रोग्रामिंग, मेरा रिलेशन रूल्स जो रहेंगे, रूल्स लॉजिक स्टेटमेंट, या फिर मेरा जो मेन लॉजिक या एल्गो रहेगा, वो एल्गो पे हमारा मेन फोकस रहेगा। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जैसे हमें ऑलरेडी पता है, बटन क्लिक ये इवेंट हो गया, डबल क्लिक इवेंट हो गया, लेफ्ट क्लिक इवेंट हो गया, पेज रीलोड इवेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पे रहेगा कि यूजर ने अगर कोई बटन प्रेस किया, यूजर ने अगर कोई ऑटो एक्टिविटी अगर सिलेक्ट किया, तो वो टाइम पे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आपको बेसिकली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस बेसिकली फोकस ऑन अकरेंस ऑफ इवेंट्स, एंड वो इवेंट्स पे आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहेंगे। देन एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ जावा है, जो बेसिकली क्या करेगा, कोई एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड काम के लिए ही इसको यूज करेंगे। जैसे हमें अनवांटेड स्पैम या फायरवॉल जैसा सिस्टम अगर सेटअप करना है, लॉग इन सिक्योर वे में करना है, डबल ऑथेंटिकेशन अगर ऐड करना है, तो सिक्योरिटी रिलेटेड सारे मेरे जो बिजनेस लॉजिक रहेंगे, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन वाले जो मेरे लॉजिक रहेंगे, उसको हम लोग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाल सकते हैं। देन स्क्रिप्टिंग, नाम पे से पता चल रहा है, स्क्रिप्ट का मतलब कोड लिखना। जो मैं कोड लिखता हूँ, ये मेरा फाइल है, इसके अंदर अगर मैंने ये कोड लिखा है, इसको मैं स्क्रिप्ट बोलता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज करेंगे, जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम बेटर जल्दी से कंपाइल एंड इंटरप्रेट कर पाए, या उसमें ऑटोमेशन टास्क या ऑटोमेशन टेस्टिंग बेटर काम करेगा। और इसका एक बहुत पॉपुलर जो है ना, वो हम लोग सिलेनियम जैसा फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जिसपे पाइथन या जावा के थ्रू कोड कर सकते हैं हम लोग, और इसके थ्रू हम लोग टेस्ट केसेस बना सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट को रियल टाइम में हमने लिखा हुआ जो एक ऑटोमेशन टेस्टिंग एक सिस्टम रहेगा, एक स्क्रिप्ट रहेगा, वो ही आपको हेल्प करेगा फास्टर एरर रिजोल्यूशन के लिए, और आपका जो एप्लीकेशन है उसका क्वालिटी डिफाइन करने के लिए, और कोई हिडन एरर रहेगा उसको फेच करने के लिए। इसके बाद में आता है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, अगर मैं मोबाइल ऐप बना रहा हूँ, एक डोमेन हो गया, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, दूसरा डोमेन हो गया। तो मैं कौन से स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। अगर मैं कोई एक ऐसा स्टैटिक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वहां पे मुझे फिर डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो वो हम लोग डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो स्पेसिफिक वे में हम लोग क्लब कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, मल्टीपल टास्क जो है वो हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको पैरेलल प्रोग्रामिंग बोलेंगे। जैसे मैसेज पासिंग इंटरफेस, जो एक साथ मैं जब मैसेज भेज रहा हूँ, वो सेम टाइम पे हो सकता है आप भी मैसेज भेज रहे हो। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग के अंदर जो चेंजेस रहेंगे, या कॉन्करेंट डेवलपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, या कोई चेंजेस आ गए, अपडेट आ गए, इसको हम लोग बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। मेटा प्रोग्रामिंग का मतलब क्या रहेगा, प्रोग्राम दैट राइट्स और मैनिपुलेट्स अदर प्रोग्राम ड्यूरिंग अ कंपाइलेशन, इसको हम लोग मेटा प्रोग्रामिंग बोलता है। जिसके अंदर कोड जनरेशन भी आ सकता है, या कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट्स भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट फॉलो करने का पर्पस क्या हो गया, हमारे पास रेडीमेड डिजाइन लिस्ट सब कुछ रहेगा, जिससे हम जहाँ कहीं पे भी अगर
हमारा पैटर्न या प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सच टेम्पलेट्स। जैसे आपको एक मोबाइल ऐप बनाना है और वो मोबाइल ऐप बनाने के लिए आपके पास अगर एक रेडी टेम्पलेट अवेलेबल हो, तो उसको देख के वापस एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वो सेम मोबाइल ऐप बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसके लिए टेम्पलेट बहुत जरूरी है। हम लोग नॉर्मल सा एक्सेल वर्ड फाइल भी अगर यूज करते हैं तो वहां पे भी टेम्पलेट्स आते हैं, आपने देखा रहेगा। तो एग्जैक्ट सिमिलर सिनारियो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी हम लोग टेम्पलेट्स फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए पेमेंट रिलेटेड अगर ऐप बना रहे हो, तो मैं उसका एक टेम्पलेट बना के रख दूंगा कि जब कभी अगर हमें पेमेंट गेटवे अगर इम्प्लीमेंट करना है, ये टेम्पलेट आप फॉलो करोगे। जब कभी हमें अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड करना है, आप ये XYZ प्रोसेस फॉलो करोगे। इसके बाद में आता है क्वांटम प्रोग्रामिंग। इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे, हम लोग कोई एक स्पेसिफिक, आप ऐसे समझो कि हम लोग यहाँ पे एक बेटर एडवांस मैकेनिज्म अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। और वो अचीवमेंट जो होगा उसका मेन बेनिफिट क्या रहेगा ना, कि हम जब कभी अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट पे काम करेगा। जहाँ पे आई कैन से कि मेरे पास जो लेट मी जस्ट फ्रेम इट लाइक व्हाट वी कैन से कि क्वांटम बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जब मुझे एडवांस फंक्शनलिटी अगर ऐड करना है, या आई कैन से कि लेट मी जस्ट फ्रेम इट लाइक क्वांटम मैकेनिक्स जो रहेगा ना, उनका जो प्रिंसिपल है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे या कंप्यूटिंग पैराडिगम पे बेस्ड रहता है। और ये क्लासिकल कंप्यूटर्स से अलग काम करता है पहला तो, जिसके अंदर एक सुपरपोजिशन, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे वैसा आता है, जिसको हम लोग बेसिकली बात कर सकते हैं कि मेरे क्लासिकल कंप्यूटर्स जो 0-1 बिट्स पे काम करते हैं, लेकिन जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स रहते हैं ना, वो क्यूबिट्स पे काम करता है। मतलब वो 0 और 1 पे एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ होल्ड कर सकते हैं। इसको सुपरपोजिशन बोलते हैं हम लोग। समझो ध्यान से, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने का ट्राई कर रहा हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल हमारे कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो 0 और 1 पे एट अ टाइम या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, बाइनरी वैल्यू, बराबर है ना। तो अब जो क्वांटम कंप्यूटर रहता है ना, उसके अंदर ये जो सुपर पोजिशन है ना, सुपर पोजिशन का मतलब क्या रहेगा कि मेरा कंप्यूटर एक सेम टाइम पे 0 भी वैल्यू होल्ड कर सकता है और 1 वैल्यू भी होल्ड कर सकता है। ये मेरा सुपर पोजिशन हो गया। और जहां पे हम लोग 0-1 बाइनरी बिट्स पे काम कर रहे हैं, ये क्यूबिट्स पे काम कर रहे हैं। ओके, तो सुपर पोजिशन का मतलब है ये दो अलग अलग वे में, ये वे में काम कर सकता है। अब इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो हमारा जो मशीन लर्निंग रहता है, या फिर हेल्थ केयर के अंदर कोई ड्रग डिस्कवरी रहता है, जहां पे हम लोग कोई नए मेडिसिन या ट्रीटमेंट डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम पे एक मेडिसिन डेवलप कर रहे थे। क्रिप्टोग्राफी पे हम लोग ज्यादा अल्ट्रा सिक्योर कोई एन्क्रिप्शन टेक्निक प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर पे, वहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग अप्लाई हो सकता है। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि कोई वेदर फोरकास्टिंग या क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको समझाने के लिए और उसका सोल्यूशन डेवलप करने के लिए हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग यूज कर सकते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ में कोई ऐसा समझो कि अमेजोन है, उनका लॉजिस्टिक, आई मीन जो डिलीवरी मैकेनिज्म उनका जो चल रहा है, तो आप ये सोचो कि एक फेस्टिव सीजन जब आ रहा है ना, तो हजारों लाखों ऑर्डर अमेजोन पे एवरी डे प्लेस होते हैं। सिर्फ आप अगर मुंबई सिटी और दिल्ली ऐसे मेट्रो सिटीज अगर 3 गिन लो ना, तो भी डेली बेस पे हजारों लाखों ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। और ये हजारों लाखों ऑर्डर्स को आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कॉम्प्लिकेट नहीं करने का मतलब है कि अब मैंने मुंबई में ही, मैंने अगर सपोज 1000 ऑर्डर प्लेस हुआ है आज के लिए,
तो अब आपका क्वांटम कंप्यूटिंग और उसमें जो प्रोसेसिंग रहेगा वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि जो मेरे लिए चीजें सिंपल करके दे पाए। सिंपल करके मतलब वो मुझे फिल्टर आउट करके दे पाए कि भाई बोरीवली एरिया में आपके इतने डिलीवरी है, ये जो 1000 ऑर्डर आए 4 बजे तक, और उसमें भी बोरीवली वेस्ट में एक्सवाइजी एरिया में इतने हैं, अंधेरी ईस्ट में इतने हैं, अंधेरी ईस्ट के ही एक्सवाइजी एरिया में इतने हैं, बांद्रा ईस्ट या वेस्ट के एक्सवाइजी एरिया में इतने डिलीवरीज है, ये पूरा फिल्टर आउट करके मेरे लिए दे पाए। अब इसके साथ में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा एक्सवाइजी प्रोडक्ट का गोडाउन जो है वो कोई एक लोकेशन पे है, तो वो लोकेशन के पास में कहाँ पे डिलीवरी करना है, तो वो टाइम पे हम लोग वो लोकेशन से फास्टर डिलीवरी कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल सकते हैं हमारे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक ज्यादा लॉजिस्टिक्स को आप बेस्ट वे में कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा खर्चे किए बिना एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज करके हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस और बेटर कैसे बना सके, उसके ऊपर फोकस होता है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये बेसिकली एक्सप्लोर करने का या आपके लॉजिस्टिक्स को बेटर वे में, कंपनीज के लॉजिस्टिक्स को बेटर वे में ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे और एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम ये भी बोल सकते हैं कि एक जब कभी हम लोग ये क्वांटम प्रोग्रामिंग अगर फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये हम लोग क्वांटम प्रोग्रामिंग करेंगे सिंपल भाषा में, बराबर है। अब ये कोडिंग जितना हमारे लिए, जैसे मैंने बोला कि जितने कॉम्प्लेक्स टास्क ये हैंडल कर सकता है, उतना ही इसका जो कोडिंग रहेगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर कोडिंग मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो जब मैं इसमें एरर आएगा तो वो एरर सॉल्व करना भी मेरा उतना ही बड़ा तकलीफ रहेगा मेरे लिए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत अच्छा आज का एक मैकेनिज्म है। बड़े कंपनीज इसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी के लिए बहुत एक नीश सब्जेक्ट है ये, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लोरेशन चल रहा है। आज भी एआई बेस्ड फील्ड्स में मेजरली इसमें एक्सप्लोरेशन चल रहा है। आप दिन ब दिन जब एआई टूल्स को और बेटर होते हुए जब देखते हैं, चैट जीपीटी का अगर आपको और बेटर आंसर अगर मिल रहा है, ये अगर आपको समझ में आ रहा है, या फिर डीप सीक जो है उसका आपको और बेटर आंसर मिल रहा है, कुछ काम हमारे किए बिना एआई टूल अगर और बेटर एफिशिएंट वे में ऑटोमेशन बेस्ड अगर कर रहा है, तो वो सारे चीजों में क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम प्रोग्रामिंग का ज्यादा एक बड़ा रोल रहता है। छोटे मोटे एप्लीकेशन में हम लोग क्वांटम का वर्ड भी यूज नहीं कर रहे, इसके लिए आपने ज्यादा कहीं पे सुना भी नहीं रहेगा। तो क्वांटम प्रोग्रामिंग लार्ज, एक्सपेंसिव, परफॉर्मेंस जहां पे बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, वैसे एप्लीकेशंस में क्वांटम कंप्यूटिंग ज्यादा मैटर करता है, बाकी छोटे मोटे में उसकी जरूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन के थ्रू समझाने का ट्राई किया, आई होप समझ में आया आपको। और आप चाहिए तो थोड़ा बहुत अपने पास लिख के रखो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, बेसिकली क्वांटम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग अचीव करेंगे, है ना। तो उसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे मुझे बहुत बड़े लेवल का सिक्योरिटी अगर अप्लाई करना है, ऐसे समझो पीएम है, या हमारे इसरो है, इसरो के कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स है, उसको अगर आपको सिक्योर करना है, तो अंडर सच सिनारियो हम लोग यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग यूज करते हैं। उसका एनक्रिप्शन मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। देन एआई या मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग कोई एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए डेटा एनालिसिस के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग यूज कर सकते हैं। देन मुझे चेक करना है कि इंडिया में जो जो लोग मैक्सिमम एज में उनको कौन हो रहा है, या जेनेटिक डिजीज कौन से हो रहा है,
और उसको हम लोग कैसे बाईपास कर सकते हैं, या फिर जो सेम फूड हैबिट या पैटर्न अगर चला या पोल्यूशन ये सेम लेवल पे चला, तो आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद में कौन सा मेजर हेल्थ इश्यूज इंडिया में आ सकते हैं, और उसके प्रिकॉशनरी मेजर या वो हेल्थ इशू जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उसको अगर आज से हमें टैकल करना है तो क्या कर सकते हैं। जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा सुना रहेगा, तो हमें कैसे पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग पे अगर जो अर्थ का टेम्परेचर ये सेम स्पीड पे अगर बढ़ा तो सी लेवल कितना ज्यादा राइज होगा, 20 साल में वो कितना राइज होगा, 50 साल में कितने सिटीज या एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। ये सारे एनालिसिस जो निकालते हैं हम लोग, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग काम में आता है। ठीक है, तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे काम करता है ना, उसका सर्टेन पार्ट में हम लोग क्वांटम प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? यस? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? और जिनको अगर एक्चुअल में अगर आप सोच रहे हो ना, तो आप इस पे ट्राई कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आप ऐसे समझो कि आज ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अभी तक एक्सप्लोर हो रहा है, और मार्केट में, इंडस्ट्री में इसका डिमांड बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत हाई है। आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा, लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आप सोच रहे हो, आप कर सकते हो, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप ये फील्ड के बारे में सोच सकते हो। चलो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, चैप्टर 8 है आपका। ओके, और जैसे मैंने बताया, हमने स्टार्ट के 2 यूनिट्स बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़े, और उसका ही सेम आपका नॉलेज जो है वो रीयूज होता है आगे 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 वाले जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, सॉरी आपके टॉपिक्स रहेंगे उसके अंदर, है ना। तो जब अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दोनों का मतलब सेम है ना। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करें, तो आप ऐसा समझो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पे हम लोग हमारे जितने भी रिसोर्सेस है, उसको एफिशिएंट वे में कैसे यूटिलाइज करके विद इन टाइम एंड विद इन बजट प्रोजेक्ट कैसे खत्म कर सकते हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही वर्ड यूज कर रहे हैं, समझो ध्यान से। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम लोग प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, या फिर मेरा प्रोजेक्ट को प्लान एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने में जो मदद करता है ना, जिसमें टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स और क्वालिटी, ये सब पे हम लोग ध्यान रखते हैं ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो सके। समझो क्या क्या बोला मैंने, 3 वर्ड्स बोले पहले तो। मैंने क्या बोला? प्लान मेरा क्या है, प्लस प्लान के साथ में मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, प्लस मैं उस पे कंट्रोल रखूंगा। कंट्रोल का मतलब है, अगर मैंने टाइम टेबल बनाया कि ये 10 दिन में ये काम खत्म होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। मैंने अगर ये टीम बनाया तो वो टीम वो ही काम करेगा। तो प्लान करो, उसको एग्जीक्यूट करो, और वो एग्जीक्यूशन होता है नहीं होता है उसके लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म, एक मॉनिटरी मैकेनिज्म काम करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स जब हम लोग साथ में मर्ज करते हैं, तो उससे हमारे लिए बेटर क्या होता है? बेटर ये होता है जहां पे मैं मेरा टाइम प्लस मेरा जो कॉस्ट रहेगा, ठीक है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट का जो बजट रहेगा, प्लस उसके मेरे पास जो मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ह्यूमन रिसोर्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स जो भी रहेंगे, इसको कितना एफिशिएंट वे में मुझे मैनेज करना है, प्लस सॉफ्टवेयर जो भी मैं बनाऊंगा उसका क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग प्रॉपर प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे,
और वो एग्जीक्यूशन एज पर आर गाइडलाइंस, एज पर स्टेप्स और एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर और एज पर द रूल हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमारा एक अलग से कंट्रोल मैकेनिज्म काम करेगा, या इसको मैं एडमिन मैकेनिज्म बोल सकता हूं। तो वो मॉनिटर करेगा कि प्लानिंग एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। क्यों मॉनिटर करेगा? बिकॉज प्लानिंग एग्जीक्यूशन अगर बेटर हुआ तो ये चीजें हमारे अचीव रहेंगे। क्या? प्लान एग्जीक्यूशन टाइम पे हुआ तो चीजें मेरे कॉस्ट जो मैंने बनाया हुआ है या बजट जो बना है उसमें बन पाएंगे। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है। जब हम लोग बड़े कंपनी में काम करते हैं तो एक साथ 10 20 50 प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपने सुना रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मतलब डेवलपर, डिजाइनर, टेस्टर्स, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए। ठीक है। सिमिलर वे, जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, जो मैं पेड सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, वो भी मेरे रिसोर्सेज हो गए। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हम लोग यूज करेंगे। अब अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया रहेगा, एग्जीक्यूशन अगर आपका एज पर द गाइडलाइंस नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो रूल्स रहते हैं, गाइडलाइंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर नहीं है, तो क्या होगा? अब आपने कोई रिसोर्स को रिजर्व करके रख दिया। रिसोर्स को रिजर्व करने का मतलब है 2 लाइसेंस सॉफ्टवेयर जिसका मेरा मंथली खर्चा 200 से $500 का आता है, ऐसे 2 लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे आप अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्लस 5 डेवलपर डिजाइनर्स को आपने अपने पास अपने टीम में रखा हुआ है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब आपने अगर प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन किया रहता तो वो लोग 1 महीने में फ्री हो जाते हैं, मेरे सॉफ्टवेयर भी फ्री हो जाते हैं और वो जो लोग एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो भी फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपका प्लान एग्जीक्यूशन कंट्रोल्ड वे में नहीं था, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि 1 महीने का काम अब आपने 2 महीने पे धकेल दिया। 2 महीना लग गया उस पे, तो 2 महीना लगने का मतलब क्या हो गया? मेरा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ? वो जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी अलग से गया, लाइसेंस सॉफ्टवेयर का मेरा 1 महीने का लाइसेंस का खर्चा भी वेस्ट हो गया। दूसरा कि जो प्रोजेक्ट मेरा अभी चालू हो सकता था वो भी 1 महीने से डिले हो गया। तो दिस बेसिकली क्रिएट्स अ कैस्केड इफेक्ट। If project management doesn't happens properly, it creates a cascade effect on multiple upcoming or ongoing projects as well, and hence maintaining or management of a software development is very much required। और इसके लिए हम लोग अजाइल और स्क्रम मैकेनिज्म्स बहुत ढंग से फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में, और उसके लिए स्पेशली अपॉइंटेड लोग रहते हैं, स्क्रम स्पेशलिस्ट रहते हैं, जो बेसिकली आपका ये प्लानिंग बेटर करने में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेन जो स्टेप्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप देखेंगे, तो पहला तो मेरा प्रोजेक्ट इनिशिएशन होगा, है ना। प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट का पर्पस, गोल डिफाइन करेंगे, है ना। तो उसके बाद में आता है मेरा प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब क्या है? जहां पे हम लोग हमारा गोल डिफाइन करेंगे, डिलीवर क्या करना है वो डिफाइन करेंगे, स्कोप डिफाइन करेंगे, टाइमलाइन सेट करेंगे हम लोग। ये सब कुछ जो है ये आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे आएंगे फिर। अच्छा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ में अब कोई की एस्पेक्ट अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बता दूं तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स कौन से रहते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट प्लानिंग आता है। ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हमें क्या करना है? प्रोजेक्ट का गोल डिफाइन करना है, स्कोप डिफाइन करना है, और क्या डिलीवर करना है, कौन से फंक्शन डिलीवर करना है, यूजर के पास कौन से फंक्शन चलने चाहिए वो हमें बताना है, और टाइमलाइन बताना है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में ये हमें अचीव करना है, और माइलस्टोन सेट करना है। मतलब 1 महीने में मेरा 20% प्रोजेक्ट होना चाहिए, 2 महीने में मेरा 40% होना चाहिए, 4 महीने के अंदर हमारा 80 to 90% प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए। ये माइलस्टोन हमें सेट करना है। इसके बाद में सेकेंड आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे सबसे पहले तो करेक्ट राइट टीम को बेसिकली असाइन करना है काम। समझो ध्यान से, मैं कोई भी डेवलपर को उठा नहीं सकता हूं। मेरे पास मोबाइल डेवलपर भी होंगे, क्लाउड डेवलपर भी रहेंगे, डेटा इंजीनियर भी रहेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी रहेंगे। तो अब आपको देखना है कि आपको अपने टीम में किसको लेना है। आप अगर रॉन्ग डेवलपर को, रॉन्ग पर्सन को अपने प्रोजेक्ट में ले लोगे, जिसके पास वो स्किल्स नहीं है, आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो सिलेक्टिंग अ राइट टीम,
रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर राइट टीम मेंबर्स असाइन करना, राइट टीम मेंबर्स सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बजट एलोकेशन, ये आपका रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगा। इसके बाद में तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये सब कुछ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आप अपना कहीं पे लिख के रखो। अगर आप नहीं सुन रहे हो या आप नहीं लिख रहे हो तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट नाउ। मैं आपको ये कंप्लीट कट शॉर्ट और सिंपल वे में समझाने का ट्राई कर रहा हूं। जो पूरा अभी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बहुत सिंपल वे में। पहला प्रोजेक्ट प्लानिंग आ गया, वापस बताता हूं। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर प्रोजेक्ट का गोल डिफाइन करने का, स्कोप डिफाइन करने का, और क्या डिलीवर करना है वो डिसाइड करना है, और जो डिलीवर करना है उसका टाइमलाइन सेट करना है कि 2 महीने में हमें इतने फंक्शन डिलीवर करना है, 3 महीने में इतने डिलीवर करना है, या फिर मुझे कंप्लीट 8 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 8 महीने के अंदर। अब माइलस्टोन सेट करो। माइलस्टोन सेट करने का मतलब क्या हो गया प्रोजेक्ट प्लानिंग में, कि हम लोग बताएंगे कि 1 महीने के अंदर इतना काम होना ही चाहिए, 2 महीने में इतना काम कंप्लीट होना ही चाहिए एनी हाउ, है ना। इसके बाद में रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, जिसके अंदर सिलेक्टिंग अ राइट टीम मेंबर्स सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। दूसरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेरा बजट एलोकेशन, कितने हार्डवेयर रिसोर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, एक्स्ट्रा, नए, पुराने, जो भी रहेंगे। कितने सॉफ्टवेयर, अलग से लाइसेंस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी डिजाइनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल की जरूरत है, प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए जरूरत है, क्लाउड अकाउंट्स की जरूरत है, AWS जैसे, जहां पे हमारा प्रोजेक्ट लाइव जाएगा। गिटहब या गिटलैब्स के पेड सर्विसेज आपको लेने पड़ेंगे, जिस पे हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी यूज कर पाएंगे जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ये सब आएगा। इसके बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पॉसिबल रिस्क आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, पॉसिबल रिस्क कौन से हो सकते हैं, एंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करना। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ, मैं जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करूंगा इसका मेरा खर्चा ज्यादा हो सकता है, क्लाउड पे मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत हो सकती है, फेलियर होने पे इतना ज्यादा लॉस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रिस्क रहेंगे। और रिस्क मिटिगेशन का मतलब है, अब हमने रिस्क समझ लिए, कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या तकलीफ हो सकता है, ये हमने समझ लिया। अब आप ये डिसाइड करो कि वो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको हम लोग टैकल कैसे करेंगे। ये सब होने के बाद में रिस्क मैनेजमेंट तक अगर हम लोग पहुंच गए, इसके बाद में हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, यहां पे मैं लिखता हूं। फोर्थ स्टेप आएगा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, ये आपको फाइंड करना है। मतलब आप सिंपल भाषा में SDLC सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फोर्थ स्टेप में हम लोग SDLC सिलेक्ट करते हैं। ये कंप्लीट आपका समरी है ये चैप्टर का, आप लिख के रखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, फॉर अ वेरी वेरी सिंपल पर्पज, कि आपके पास अपना खुद का नोट्स बनाना आना चाहिए। मैं 50 बार मैंने चीजें रिपीट किए, आपको बनाना है। यहाँ पे मैं SDLC सिलेक्ट करूंगा मेरा, अब वो वाटरफॉल हो सकता है, अजाइल मेथड हो सकता है, या डेवॉप्स हो सकता है। एक बार SDLC सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में फिफ्थ स्टेप जो आता है वो आता है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस। अब ये क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग। ये क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग का मतलब क्या रहता है, जहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंश्योर करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट बग फ्री होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन काम क्या रहेगा, पहला बग फ्री प्लस यूजर फ्रेंडली, ठीक है, दो चीजें होनी चाहिए। एंड अब क्वालिटी अश्योरेंस ये काम करेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारा 2 वे में चलेगा, एक तो मैनुअल टेस्टिंग चलेगा, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग, दोनों यूज करते हैं हम लोग। मैनुअल टेस्टिंग तो समझ में आता है, कोई एक टेस्टर बैठेगा, इनपुट डालेगा, आउटपुट चेक करेगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब क्या रहेगा, हमने एक अलग से सॉफ्टवेयर लिया, जो सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा। ऐसे 50 ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल रहता है। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूं, मोबाइल ऐप टेस्टिंग टूल्स, ये देखो, तो यहाँ पे आपके पास हमारे पास ये 50 ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। एक एपीएम है, रोबोटियम है, टेस्ट फ्लाइट है,
टेस्ट लिंक है, उसके बाद सोप यूआई है, टेस्ट कंप्लीट है, यूआई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है अगर आप देखेंगे, है ना। देन कैटलॉन स्टूडियो है, फ्री ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। तो ऐसे बहुत सारे आपके ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स आते हैं। चार्ल्स प्रॉक्सी है जो आपका वेब डीबगिंग मतलब वेबसाइट को डीबग करने में हेल्प करता है। वैसे इसमें से हमारे हमारे टॉपिक स्पेसिफिक कौन से आपके ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है बेटर, ये हम लोग यहां से चेक करते हैं। तो वो आपका आएगा क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज अ सिक्स्थ स्टेप। ओके, सिक्स्थ स्टेप जो मेरा रहेगा वो यही वाला है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो प्रोजेक्ट मॉनिटर एंड कंट्रोल के अंदर हमें क्या करना है, एक तो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस ट्रैक करना है। प्रोग्रेस मेरा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या है ये ट्रैक करेंगे हम लोग। और इसके साथ में बेसिकली ये प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स रहते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। और चेंजेस जो आएंगे वो चेंजेस को यहाँ पे ट्रैक करना है। बेसिकली कौन से चेंजेस हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें लास्ट एक पार्ट रहता है, वो रहता है प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना एंड इसके आगे आएगा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का मतलब तो हमें समझता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर रिलीज करना। ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं सॉफ्टवेयर रिलीज करना जिससे यूजर उसको ऑनलाइन यूज कर पाए। एंड मेंटेनेंस के अंदर अपडेट्स आएंगे, अपडेट्स के साथ में बग फिक्सेस आएंगे। अब इसको अपडेट बोलो बग फिक्स बोलो एक ही काम है। ये लास्ट स्टेप है। तो आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये 7 स्टेप में होता है। ये आपको लिखना है, मैं पर्पसफुली पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। ये शॉर्ट में मैंने एकदम शॉर्ट में बताया जो आप ढंग से याद रखोगे। अगर आपको याद नहीं रहता है, आपने नहीं लिखा है, मिस कर दिया जो भी रहेगा, तो इसका रिकॉर्डिंग सुनो और वापस लिख लेना, वही करना है अभी। अब इसमें मेरे पॉपुलर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल्स जो आता है जो मैंने आपको बेसिकली यूज करने बोला था, एक जीरा है जो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट होता है। ट्रेलो है, सिंपल टास्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। आसना करके आता है जो टीम कोलेबोरेशन एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करके आता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो एंटरप्राइज लेवल के जो प्रोजेक्ट रहते हैं ना उनके लिए बेस्ट रहता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत शॉर्ट में अगर हम लोग एक समरी वापस अगर समझे, ये जो जो मैंने बड़बड़ किया अगर आपने सुना है तो, टाइम और बजट को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट रिस्क और फेलियर्स अवॉइड होने चाहिए। क्यों, अगर आपने जितना एफिशिएंट वे में मैनेजमेंट टेक्निक्स अगर अप्लाई किए राइट टूल्स यूज करके, तो आपका टाइम और बजट प्रॉपर यूटिलाइज होगा, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर यूजर को आप डिलीवर कर पाएंगे, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो पाएगा और प्रोजेक्ट के रिस्क और फेलियर्स को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और बाय द वे हम लोग अलग से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट अलग से पढ़ता है। ये तो मैंने पूरा आपको बहुत छोटा सा समरी दे दिया। एम आई क्लियर विद दिस? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक नेक्स्ट लेवल जो रहता है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको जितना ढंग से समझेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको उतना बेटर समझ में आएगा, बिकॉज इसका एक एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ के हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाता है। एम आई क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? क्लियर है, जल्दी बताओ यस नो। अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई। यस, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एज वेल, जल्दी बताओ। और जिन्होंने अगर नोट नहीं किया है, जो मैंने समरी दिया वो आपको खुद से नोट करना है, वापस रिकॉर्डिंग सुन के करो।
तो जो जो मैंने बताया वो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको आप कंबाइन करके लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मैंने बहुत डिटेल में। की कंपोनेंट्स, प्रोजेक्ट इनिशिएशन रहता है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन का मतलब प्रोजेक्ट का स्कोप, पर्पस डिफाइन करना। देन प्रोजेक्ट प्लानिंग आएगा, डिटेल प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाना, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे अगर 5 डेवलपर है तो 5 डेवलपर में से कौन सा डेवलपर क्या काम करेगा ये बताना। प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना, मतलब ये दिन ए डेवलपर है मेरा, वो 18 मार्च को क्या काम करेगा, या मेरा डेवलपर बी ये वीक में क्या काम करेगा। ये प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट प्लान्स। मॉनिटरिंग कंट्रोल मतलब ट्रैक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान, ये प्लानिंग एज पर प्लानिंग हमारा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं वो देखना। रिस्क मैनेजमेंट करना, जिसमें हम लोग पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, अनसर्टेनिटीज क्या हो सकते हैं, और उसके इम्पैक्ट कितने बड़े या कम हो सकते हैं। एंड अगर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है तो सबसे पहले तो रिस्क मिटिगेशन, मतलब उसको टैकल करने का ट्राई करो, वो रिस्क को अवॉइड करने का। बेसिकली हम लोग रिस्क मिटिगेशन, अवॉइडेंस, या फिर रिस्क ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है मेरे से अगर नहीं हो पाएगा तो मैं जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो एक्सपर्ट्स को ये टास्क दे दूंगा या उनका हेल्प ले लूंगा, है ना। उसके आगे रेगुलर रिव्यूज, ये तो चलेगा ही। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल चलना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भी काम रहेंगे वो इजीली क्विकली हो पाए। क्वालिटी मैनेजमेंट पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन करो, क्राइटेरिया डिफाइन करो, और उसके आगे क्वालिटी रिक्वायरमेंट देख लो, बराबर। रिसोर्स मैनेजमेंट जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। चेंज मैनेजमेंट, अब चेंज मैनेजमेंट के अंदर कभी भी इतने चेंजेस नहीं होने चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट का स्कोप ही पूरा चेंज हो जाए। अगर प्रोजेक्ट का स्कोप अगर चेंज हो रहा है ना तो बहुत तकलीफ वाला बात है। क्यों, मैंने चालू किया था एक जीपे जैसा ऐप बनाने से, और अब आप मुझे बोल रहे हो नहीं मुझे जीपे नहीं चाहिए, मुझे अलग से एक आई कैन से कि हम लोग जीपे के जगह पे एक स्मॉल बैंकिंग ऐप बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो जीपे और एक बैंकिंग ऐप बनाना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चेंज मैनेजमेंट, कितने लेवल के चेंजेस पॉसिबल रहेंगे, एक्सेप्टेबल रहेंगे, और जब हम लोग वो चेंजेस करेंगे उसका प्रोजेक्ट पे कितना बड़ा या छोटा इम्पैक्ट आएगा, इसको असेस करना, और जो चेंजेस पॉसिबल नहीं रहेंगे उसको रिजेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, अपडेट करना वो सेम चीजें जो जो चेंजेस होंगे प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट में भी। और इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है हमारा प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब रहता है कि सारा काम हमने कर दिया, प्रोजेक्ट बन गया और उसको हमने उठा के हैंड ओवर कर दिया क्लाइंट को, दैट इज अ प्रोजेक्ट क्लोजर। ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपके जो एसडीएलसी मॉडल्स हमने पढ़े वो ये सारे आपके एसडीएलसी मॉडल्स आ गए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के अंदर जैसे अगर आपको याद रहेगा मैंने कैनबैन बनाना आपको सिखाया था, या जीरा, ट्रेलो, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जस्ट मैंने अभी बताया, ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स है। और प्रोजेक्ट ट्रैक करने के लिए ज्ञान चार्ट हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू मैं टाइमलाइन मेंटेन कर सकता हूं। इसके साथ में प्रोजेक्ट को कौन लीड करेगा, वो मेरा प्रोजेक्ट टीम कौन सा रहेगा और उसको लीड कौन करेगा, टीम लीडर कौन रहेगा, वो यहां से हम लोग डिसाइड करते हैं, वो भी इसी के अंदर रहता है। दूसरा, 2-4 टीम, थोड़े कोई हमारे कंपनी के हैं, थोड़े कोई दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, बहुत बार वो टीम्स के बीच में कोलैबोरेट करने के लिए अलग अलग टूल्स हम लोग यूज करते हैं। याद रखो, डेवऑप्स जो है, डेवऑप्स इसी के लिए आया हुआ है। ये डेव अलग है, ऑप्स अलग है। तो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल टीम्स के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन के लिए हम लोग 50 टूल्स यूज करते हैं, जिससे कोलैबोरेशन सक्सेसफुली हो। कोलैबोरेशन ऐसे ही नहीं होता है, पेपर पे कोलैबोरेशन नहीं रहता है। ये कोलैबोरेशन सक्सेसफुली करने के लिए कौन से ऑटोमेशन टूल्स हम लोग यूज करेंगे, जो डिप्लॉयमेंट में, रेगुलर अपडेट्स में चेंजेस प्रॉपरली अपडेट करने के लिए, ऐसे 50 चीजों में हमें हेल्प करेंगे। इसके बाद में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आता है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट चार्टर आएगा, जहां पे हमने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बनाया रहेगा। प्रोजेक्ट प्लान जो रहेगा इसमें हम लोग आउटलाइन करेंगे, टास्क टाइमलाइन बताएंगे, है ना।
एंड रिस्क रजिस्टर रहेगा जिसके अंदर हमने कितने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, है ना, ये आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ दोज रिस्क, ये यहाँ पे लिखेंगे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पार्ट चलता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या रहेगा, प्रोजेक्ट बनने के बाद में, एज वी नो, आज हम लोग जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या उस पे काम करते हैं, वो एक दिन का काम नहीं रहता है। मतलब एक बार हमने प्रोजेक्ट बना लिया, इसके बाद में आपको वो प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने पड़ सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे प्रोजेक्ट आर नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक बार प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के बाद में उसमें कभी बग आएगा, कोई इशू आएगा, कोई अपडेट क्लाइंट डिमांड करेगा, उस पर वापस काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज लेंगे सबसे पहले, तो मतलब मैंने प्रोजेक्ट क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट यूज कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट यूज करने के बाद में रिव्यू लो कि भाई क्या है, आप जब यूज कर रहे हैं कुछ तकलीफ आ रहा है, अटक रहा है, फेलियर आ रहा है, क्या है, उसका फीडबैक लूप चलेगा। अभी फीडबैक लो टीम मेंबर्स के पास से, स्टेक होल्डर्स के पास से, और वो फीडबैक के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करने का ट्राई करेंगे, इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। एंड अगर मैंने एक कोई प्रोजेक्ट अभी बनाया और उसमें अगर ज्यादा कोई इश्यूज आए, प्रॉब्लम आए या फेलियर्स आए, तो अब आपको क्या सोचना है कि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये सेम फेलियर्स या इश्यू वापस ना आए। इसके लिए हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एसडीएलसी जो प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोग कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं कि जिससे सिमिलर प्रॉब्लम वापस ना आए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब है, जैसे मैंने बताया, डेवऑप्स जब हम लोग प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे, तो डेवलपर टीम जो बैकएंड में काम कर रहा है और ऑपरेशनल टीम जो क्लाइंट साइड पे रहता है, जो क्लाइंट को फेस करता है ज्यादातर, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लैश हो रहे थे। तो हमने क्या किया, ओपन कम्युनिकेशन मैकेनिज्म सेट करने में एनकरेज किया, जिससे जो टीम मेंबर्स है वो अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर पाए और मिसकंसेप्शन ना हो, इशू ना हो, और वो लोग आपस में सीधा कम्युनिकेट करके अपने इशू को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, डायरेक्ट कर पाए। और उसको बात करने से नहीं होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और टूल्स या सर्विसेज जो रहेंगे उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन या कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन बेटर वे में हो पाएगा। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सिंपल सा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस चलता है, ये रियल में हमारे जॉब्स है, ये रियल में ये सारे एग्जाम्स आते हैं, ये एग्जाम्स आप भी दे सकते हो, जिससे सीधा आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है। ये सारे एग्जामिनेशंस है जो आप अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में भी। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल रहता है, जो बेसिकली अगर आप देखेंगे, एम्फसाइज ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल्स, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, देन प्रिंस, ये ज्यादातर यूके साइड पे ज्यादा चलता है, इंडिया में प्रिंस फ्रेमवर्क ज्यादा यूज नहीं होता है इंडिया में। अगेन ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, प्रिंस 2 करके, मतलब नाम पे से पता चल रहा है प्रिंस 2 मतलब अपडेटेड वर्जन प्रिंस फ्रेमवर्क का। आप अगर इंडिया के बाहर अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए प्रिंस ज्यादातर वहां पे दिखता है, उसका सर्टिफिकेशन होता है। सेम अजाइल सर्टिफाइड, ओके। तो ये सारे एग्जाम्स है, ये सर्टिफिकेशन एग्जाम्स है जो आप इसमें से भी एक कर सकते हो, जिसमें डेवलपमेंट नहीं करना है आपको, डेवलपमेंट ढंग से हो उसका ध्यान रखना है। मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं इसमें ज्यादातर, डेवलपमेंट नहीं आता है। लेकिन हाँ, उसके पहले आपको प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो तो सीखना पड़ेगा। अगर मुझे पता ही नहीं है प्रोजेक्ट बनता कैसे है, तो मैं प्लानिंग कैसे करूंगा, मैं मैनेज कैसे करूंगा। तो उसके लिए आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड, पाइपलाइन कैसे चलता है, बनता कैसे है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 आध 2 साल का। उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो खुद को, या नॉर्मली सीखो कैसे होता है और उसके बाद आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, चलो, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी को कुछ डाउट है? Anyone wants me to explain any XYZ point again, जो नहीं समझा रहेगा या जो भी प्रॉब्लम रहेगा? किसी को डाउट, प्रॉब्लम, इशू, यहाँ तक क्लियर है जो भी मैंने बोला? और ये आपके नोट्स में जो सर्टिफिकेशंस दिए हुए हैं, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो उसको, अभी से ट्राई करो तो आप TY तक
एक सर्टिफिकेशन क्लियर करोगे अगर, तो सीधा आपका करियर चॉइस फिक्स रहेगा कि हाँ आपको इसी में जाना है। सोच सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस मैट्रिक्स एस्टिमेशन रिस्क। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो रहेंगे, ये अभी अगेन जो हमने एसडीएलसी पढ़ा वैसा ही है, वो ही है बेसिकली। प्रोजेक्ट का गोल, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, कंट्रोल एंड क्लोजिंग, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो रहेंगे, इसके अंदर अगर आप देखेंगे मल्टीपल चीजें चल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स होता क्या है, अगर हम लोग ये बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मतलब क्या रहता है, एक कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स चलता है, ठीक है। हम लोग मैथ्स में भी जब मैट्रिक्स यूज करते हैं ना, वो मैट्रिक्स का मेन पर्पस क्या रहता है, वो मैट्रिक्स का मेन पर्पस यही रहता है, कॉम्प्लेक्स एल्जीब्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का काम मैट्रिक्स करता है, जिसको विदाउट मैट्रिक्स सॉल्व करने में हमें ज्यादा कंप्यूटेशन पावर लगेगा। तो वो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए आपका प्रोजेक्ट मैट्रिक्स काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, क्वालिटी और एफिशिएंसी को मेजर करना है सिंपल भाषा में, 3 वर्ड्स याद रखो इसमें। क्या बोला मैंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स में कौन से 3 चीजें आएंगे आपके, प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट का मेरा परफॉर्मेंस प्लस क्वालिटी, प्लस क्वालिटी के साथ में परफॉर्मेंस, क्वालिटी और एफिशिएंसी, ठीक है। कितना एफिशिएंट है वो, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एफिशिएंसी नहीं है या एफिशिएंट नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, फेलियर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अगेन वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स मेरा फेल हो गया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अप्लाई करने का मेन रीजन ही रहता है कि हम लोग प्रोजेक्ट मैट्रिक्स यूज, बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट मैट्रिक्स यूज ही इसके लिए होता है जिससे हम लोग परफॉर्मेंस, क्वालिटी और एफिशिएंसी मेजर कर सके। ये मैट्रिक्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बेटर डिसीजन मेकिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में मदद करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प कर रहा है ये, प्रोजेक्ट मैनेजर को, जो पूरा मैनेज करेगा। जो ऊपर जो हमने सर्टिफिकेशन एग्जाम देखे ना, ये सर्टिफिकेशन एग्जाम आपका प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रहेंगे, तभी तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाएगा। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना है कि हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इससे कोई बेटर प्रोसीजर है क्या प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिससे कम टाइम में एक बेटर सॉफ्टवेयर बन पाए, ये हम लोग देखेंगे। या मेरा कम खर्चे में बन पाए, या कम रिसोर्स यूज करके मैं बेटर कुछ काम कर पाऊं। ये सारा जो एक मैट्रिक्स है, वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली अप्लाई करता है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होता है एक, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अर्न की वैल्यू मैनेजमेंट आता है, साइकिल टाइम आता है ना, ये बहुत सारी चीजें आता है। तो इसमें हम लोग वन बाय वन देखते हैं, बट उसके पहले समझो, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट मैट्रिक्स यूज होता है। अब ये जो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स है मेरा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, तो पहले मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट शेड्यूल मेरा मतलब प्रोजेक्ट का मेरा शेड्यूल क्या है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको दिया हुआ है, तो मेरा प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो एक्चुअल प्रोग्रेस और प्लान प्रोग्रेस का डिफरेंस कितना है, ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंडिकेटिंग द शेड्यूल एफिशिएंसी, मतलब मैंने बोला था कि 2 महीने के अंदर मेरा प्रोजेक्ट, 2 मंथ्स के अंदर मेरा प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट होना चाहिए, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, और एक्चुअल में उतना है क्या, एक्चुअल क्या है, ये मैट्रिक्स के थ्रू पता चलेगा। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैंने सोचा था कि 50 लाख पे मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, एक्चुअल में कितना बन रहा है, खर्चा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो बजट वेरिएंस हो सकता है, एफर्ट वेरिएंस हो सकता है। तो ये आपका मेन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स रहता है। तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में यहाँ पे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बिकॉज आपका कंप्लीट डिटेल है, लेकिन शॉर्ट में अगर हमें याद रखना है तो 3 चीजें रहेंगे शॉर्ट में। प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस आएगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस, ठीक है, एक ये आएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें दिए हुए हैं, बिकॉज आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन सिंपल भाषा में शॉर्ट में अगर आपको नोट्स बनाना है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस आएगा एक। प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस, एक्चुअल प्रोग्रेस और प्लान प्रोग्रेस का डिफरेंस,
इसको हम लोग प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल टाइम टेबल बनाया, तो एक्चुअल प्रोग्रेस और प्लान प्रोग्रेस में कितना डिफरेंस है। एक्चुअल प्रोग्रेस मेरा है कि 6 महीने में मेरा 50% प्रोजेक्ट हुआ है, और प्लान प्रोग्रेस क्या था, 6 महीने में 60% प्रोजेक्ट होना चाहिए था। तो डिफरेंस कितना आया, 10% का डिफरेंस आया। मतलब हम लोग प्लानिंग के कंपैरिजन में 10% पीछे चल रहे हैं। ये हुआ बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में आता है बजट वेरिएंस। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब मैंने टाइम टेबल बनाया था, तो जो मेरा टाइम टेबल था और रियल में जब प्रोजेक्ट बना रहा है, वो दोनों में कितना डिफरेंस है। क्या मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो उसके अकॉर्डिंगली मेरा प्रोजेक्ट वो टाइम पे खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, उतना माइलस्टोन में अचीव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। दूसरा आएगा बजट, है ना। तो मैंने बोला था कि 3 महीने में मेरा इतना कॉस्ट ही यूटिलाइज होना चाहिए, इतना बजट होना चाहिए। तो जब मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन निकाला था, तो मेरा प्रोजेक्ट लेट से 50 लाख में खत्म हो रहा था। अब जब हम लोग एक्चुअल बना रहे हैं, तो वो 50 लाख में हो रहा है या 40 में हो रहा है, या 50 का वो सीधा 60-65 जा रहा है। दैट इज अगेन अ वेरियंस। वेरियंस मतलब कितना वेरी कर रहा है मेरा प्लान बजट और एक्चुअल जो बजट लगा, कितना वेरी कर रहा है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग कहीं पे अगर घूमने जा रहे हैं, हम लोग पहले से प्लान करते हैं कि हाँ 10,000 में हम लोग इतना घूम के आ जाएंगे, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली वहां घूम के आते हैं, तो पता चलता है कि भाई 10,000 तो कब के खत्म हो गए, 2 ही दिन में, और हमारा एक्चुअल बजट हो गया 40,000 का। तो मतलब मेरा प्लान बजट 10,000 का था और एक्चुअल वेरिएंस कितना हो गया, 40,000। मतलब डिफरेंस कितना का है, 30,000 का आ गया। तो आपको वो डिफरेंस को मिनिमम रखना है, या चेक करना है कि अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो मेरा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स करेक्ट नहीं है। और थर्ड रहता है एफर्ट मैट्रिक्स। एफर्ट मैट्रिक्स का मतलब हमने सोचा था कि हम 6 महीने ही काम करेंगे, लेकिन अब जाके पता चला कि भाई प्रोजेक्ट तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं बनना है ये जल्दी। तो अगर नहीं बनना है तो मेरा 3 महीने का काम 4-5 महीने खींच गया। तो क्या हो गया, अगर टाइम मेरा बढ़ गया, तो उसके बेस के ऊपर जो मेरे एफर्ट्स लगने थे वो बढ़ गए, एफर्ट्स बढ़ गए तो मेरा जो पैसा लगना था सब बढ़ गया, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो बनेगा, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स 3 चीजों पे आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बनेगा, बाकी डिटेल में तो आपको नीचे दिया हुआ है, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओगे चैप्टर वाइज, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स है, ये प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर ये ई आएगा, सॉरी, ये प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस प्लस बजट वेरिएंस प्लस थर्ड क्या बोला मैंने, एफर्ट वेरिएंस। एफर्ट वेरिएंस, तो एफर्ट वेरिएंस का मतलब प्रोजेक्ट में कितना एक्चुअल एफर्ट लगा और एस्टिमेटेड एफर्ट कितना था। एग्जाम्पल समझो कि अगर प्रोजेक्ट को 3 महीने में कंप्लीट होना था, लेकिन 4 महीने लग गए, तो शेड्यूल वेरिएंस निगेटिव हो गया। ठीक है, क्यों शेड्यूल वेरिएंस निगेटिव हो गया, बिकॉज आपका शेड्यूल 3 महीने का था, लेकिन एक्चुअल टाइम 4 महीना लग गया। तो ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स आता है हमारा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के बाद में, प्रोसेस मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोसेस मैट्रिक्स। अब ये प्रोसेस मैट्रिक्स क्या रहता है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये प्रोसेस मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का एनालिसिस करने में यूज होता है बेसिकली। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो रहता है मेरा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए हम लोग प्रोसेस मैट्रिक्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजों पे हमारा फोकस रहता है। तो प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर पहला मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है डिफेक्ट डेंसिटी। तो ये डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, कितना बग्स या डिफेक्ट सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं पर 1,000 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, पर 1,000 लाइन ऑफ कोड, LOC, पर 1,000 लाइन कितने डिफेक्ट आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं मतलब डिफेक्ट डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। देन उसके बाद में आता है कोड चर्न, कितना एग्जिस्टिंग कोड मॉडिफाई या डिलीट हमने किया। तो कोड चर्निंग बेसिकली हटाना, अनवांटेड पार्ट, या अपडेट करना। तो कभी कभी क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग कोई सॉफ्टवेयर रहेगा, तो उसमें कोड चर्निंग करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग बहुत सारा पार्ट हटाना पड़ेगा। और इसके बाद में थर्ड चीज आता है रिव्यू एफिशिएंसी। सॉरी, इसी के अंदर आएगा रिव्यू, रिव्यू एफिशिएंसी। तो रिव्यू एफिशिएंसी का मतलब आएगा कोड रिव्यू और टेस्टिंग के थ्रू इशू कितना इफेक्टिवली डिटेक्ट हो रहा है वो चेक करना। अब प्रोसेस मैट्रिक्स का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो ऐसा समझो कि अगर एक मॉड्यूल में 5 डिफेक्ट्स आए और उसमें 1,000 लाइन ऑफ कोड है, तो डिफेक्ट डेंसिटी कितना हो गया,
एक मॉड्यूल में 5 डिफेक्ट आए, है ना, और वो 5 डिफेक्ट किसमें आए, 1000 लाइन में से, तो 5 डिवाइड बाई 1000, तो अगर मैं 5 डिवाइड बाई 1000 अगर करता हूं तो मेरा डिफेक्ट डेंसिटी जो है पर लाइन ऑफ कोड वो आता है 0.005। ओके, ये मेरा डिफेक्ट डेंसिटी आएगा पर लाइन ऑफ कोड। तो हर 1000 लाइन में 5 डिफेक्ट आ रहे हैं सिंपल भाषा में। इसके बाद में ये तो आपका प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हो गया, प्रोसेस मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद दूसरा आप शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे, वो तीसरा मैट्रिक्स जो मेरा रहता है वो रहता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये जो भी मैं बता रहा हूं ये सब नोट्स में बहुत डिटेल वे में दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको खुद से लिखना पड़ेगा, मैं नोट्स नहीं दूंगा इसके। प्रोडक्ट मैट्रिक्स बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी प्लस यूजर एक्सपीरियंस जो है, यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स, ये दोनों के को मेजर करने के लिए होता है। तो जिसके अंदर हम लोग को क्या क्या चेक करना है, इसके अंदर हमें चेक करना पड़ता है रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितना स्टेबल और एरर फ्री सॉफ्टवेयर है आपका। दूसरा मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, कितना मेंटेन करना पड़ रहा है हमें। मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या रहेगा कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर कितना इजीली अपडेट हो सकता है, दैट्स मेंटेनेबिलिटी। और तीसरा आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा। बेसिकली परफॉर्मेंस के अंदर मैं चेक करूंगा कि रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, सॉफ्टवेयर को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, मुझे अगर उसमें अगर बढ़ाना है, सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स डालना है, तो उसको स्केलेबिलिटी कितना इजीली मैं उसको स्केल कर पा रहा हूँ, एक्सपैंड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐप ऐसा समझो कि अगर एक ऐप 1 सेकेंड में लोड होता है और दूसरा 5 सेकेंड में लोड हो रहा है, तो पहला वाला ज्यादा एफिशिएंट है और फास्ट होगा कंपेयर टू सेकेंड ऐप, ठीक है। ऐसा समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं जब लेट्स से जीपे के थ्रू पे कर रहा हूं, तो मेरा पेमेंट जो है ना वो 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है, और जब मैं व्हाट्सएप से पे कर रहा हूं इट टेक्स 5 सेकेंड, तो ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट कौन सा हुआ, जीपे हुआ। तो ये मैट्रिक्स हो गया, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, समझ में आया। एम आई क्लियर विद दिस गर्ल्स? कुछ चीजें मैंने दिए हुए हैं, उसको और सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको जो मैंने आगे किधर गया, एक सेकेंड, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो हमने जो देखा पहले, इसके बाद में आपका ये देखो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, जो मैंने आपको अभी जो मैंने बताया ना, इसके अंदर ये अर्न वैल्यू हमने देखा, साइकिल टाइम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, ये सारे आपके मैट्रिक्स रहते हैं। डिफेक्ट डेंसिटी जस्ट अभी मैंने बताया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो ये सब आप कहाँ कहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे ना वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब ये एस्टिमेशन टेक्निक के पहले अब हमारा जो और एक मैट्रिक्स बाकी है वो है रिसोर्स मैट्रिक्स। तो फोर्थ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फोर्थ मैट्रिक्स जो मेरा आएगा, पहले वाले 3 कौन से थे, पहला वाला कौन सा था, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, दूसरा था प्रोसेस मैट्रिक्स, तीसरा था प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और फोर्थ है हमारा प्रोसेस मैट्रिक्स, सॉरी रिसोर्स मैट्रिक्स, रिसोर्स मैट्रिक्स। तो ये जो रिसोर्स मैट्रिक्स है, इसके अंदर टीम और रिसोर्स की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं हम लोग, टीम और रिसोर्सेस। टीम मतलब मेरा जो टीम रहेगा डेवलपर डिजाइनर टेस्टर का, और उनके पास कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो आएगा कि मेरा टीम कितना प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टीम, ये पहला पार्ट आएगा। तो एक डेवलपर या टीम कितने लाइन ऑफ कोड या मॉड्यूल्स कंप्लीट कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, वो टीम प्रोडक्टिविटी आएगा। कि ऐसे समझो कि एक टीम है जिसमें 4 लोग हैं, जो एक मॉड्यूल जो है उसको 2 दिन में खत्म कर रहा है, और उतना ही काम दूसरे टीम को 4 दिन लग रहा है, तो मेरा टीम का प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे मेजर करेंगे हम लोग। दूसरा आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या रहता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब टीम मेंबर्स का वर्कलोड बैलेंस है या नहीं है, ये चेक करेंगे हम लोग
क्यों? बिकॉज टीम मेंबर्स का वर्कलोड अगर बैलेंस नहीं है तो ऐसा समझो कि कोई एक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और कोई बेचारा कोई बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और कोई मजे कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप किसी को कोई रिसोर्स की जरूरत है अपना काम खत्म करने के लिए, लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं है, और किसको कोई दूसरा पर्सन है जिसको ज्यादा काम करना नहीं है या वो ज्यादा काम कर नहीं पा रहा है, फिर भी उसके पास सारे रिसोर्स अवेलेबल है। तो क्या हो गया? रिसोर्स प्रॉपर देखना एंड टास्क कंप्लीशन रेट। थर्ड आता है मैट्रिक्स में, यहाँ पे हम लोगों का थर्ड पार्ट क्या आएगा? टास्क कंप्लीशन रेट। तो नाम पे से पता चल रहा है असाइन टास्क कितना सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। ऐसा समझो कि मैंने आपको 10 असाइनमेंट दिए, 10 में से आपने कितने असाइनमेंट टाइम पे खत्म किए और कितने असाइनमेंट में एरर आया, इशू आया, फेलियर आया, ये होता है आपका टास्क कंप्लीशन। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग बताएं कि अगर एक डेवलपर हर वीक 10 फीचर्स कंप्लीट कर रहा है और दूसरा सिर्फ 3 कंप्लीट कर रहा है ना? एक डेवलपर हर वीक में 10 फीचर्स बना रहा है, 10 फंक्शन बना रहा है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा डेवलपर सिर्फ 3 फीचर ही बना पा रहा है, तो पहला वाला जो है ना वो ज्यादा प्रोडक्टिव है कंपेयर टू सेकेंड डेवलपर। इसके बाद में एक लास्ट मैट्रिक्स जो आपको याद रखना है ना, वो लास्ट मैट्रिक्स है, किधर लिखूं अब मैं, इधर लिख देता हूं। फिफ्थ वाला और लास्ट मैट्रिक्स जो आएगा वो आता है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स। अब ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हम लोग एंड यूजर एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए यूज होता है ये। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर आता है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या आएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। ओके। बेसिकली कस्टमर का सर्वे के बेसिस पे वो जो रेटिंग देंगे वो यहाँ पे आएगा। देन इसके आगे आता है नेट प्रमोटर स्कोर आता है। नेट प्रमोटर स्कोर, इसका मतलब क्या रहता है? अगर मेरा कस्टमर कितना मेरे प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को दूसरे को रेकमेंड करेगा। अगर मैंने ही उसको बहुत गंदा अगर सर्विस दिया है ना, तो वो दूसरे को रेकमेंड करेगा, करने का छोड़ो, दूसरा कोई यूज करता रहेगा उसको भी बोलेगा कि यूज मत कर। तो नेट प्रमोटर स्कोर भी देखना है हमें, और यूजर रिटेंशन रेट देखना है। यूजर रिटेंशन रेट, यूजर रिटेंशन रेट। तो ये यूजर रिटेंशन रेट का मतलब क्या रहता है? कोई कस्टमर अगर मेरा सर्विस या सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहा है तो कितने टाइम तक रिटेन हो रहा है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। अगर बार बार कस्टमर्स अगर छोड़ के जा रहे हैं ना, इसका मतलब मेरे सर्विसेज प्रॉपर नहीं है। तो कितने यूजर बार बार सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या सर्विस यूज कर रहे हैं मेरा? अगर एक ऐप का ऐसा समझो कि अगर मेरे पास कोई एक ऐप है, उसका अगर मैं बोल रहा हूँ कि नेट प्रमोटर स्कोर अगर 80 है और दूसरे का सिर्फ 40 है, तो पहला वाला ज्यादा यूजर्स प्रमोट करेंगे, दूसरा वाला नहीं करेंगे। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गए अलग अलग टाइप के, ठीक है। और अब वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो मैट्रिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे 5 टाइप के मैट्रिक्स बताया ना, उसके अंदर ये सारी चीजें अप्लाई होते हैं। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट आता है, जिसके अंदर हम लोग प्लान वैल्यू क्या था, मतलब प्लान कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल कितना था, देन वैल्यू ऑफ वर्क कितना हुआ, एक्चुअल कॉस्ट कितना गया, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और शेड्यूल परफॉर्मेंस कितना था, साइकिल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा कोई एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट या डिलीवर करने के लिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितना हुआ, डिफेक्ट डेंसिटी कितना था, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो जस्ट मैंने आपको बताया, है ना। अब इसमें अगर कहीं पे भी ये मैट्रिक्स में अगर मेरा निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो वो टाइम पे ये मैट्रिक्स अगर मेरे निगेटिव रिजल्ट अगर बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला, एक्सपर्ट जजमेंट लो। एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करो, एक्सपीरियंस लोगों को इन्वॉल्व करो जो आपका परफॉर्मेंस या ये मैट्रिक्स को बेटर करने में हेल्प कर पाए। एनालॉगस एस्टिमेशन यूज कर सकते हैं, यूज हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम सिमिलर प्रोजेक्ट टू एस्टिमेट द ड्यूरेशन। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन कर सकते हैं हम लोग, इन्वॉल्व स्टेटिस्टिकल रिलेशंस बिटवीन द हिस्टोरिकल डेटा एंड अदर वेरिएबल, जिसमें आपके एआई टूल्स काम कर सकते हैं। इसमें बहुत बार क्वांटम कंप्यूटिंग आपका काम करता है, बहुत बार नहीं, ज्यादातर टाइम काम करता है। 3 पॉइंट एस्टिमेशन रहता है। 3 पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब जहां पे हम लोग ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक मतलब मैं
ऐसा सोच रहा हूँ कि 6 महीने का प्रोजेक्ट मैं 4 महीने में बना दूंगा। पेसिमिस्टिक मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है ना, बिल्कुल नहीं बनना है 6 महीने में, इसको कम से कम 10 महीना लगना है। नेगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव, ओवर ऑप्टिमिस्टिक जो बोलता है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। पेसिमिस्टिक मीन्स बहुत ज्यादा निगेटिव। एंड मोस्ट लाइकली का मतलब है ठीक है 6 महीने में करना है ना, तो 6 महीने के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक में हम लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं कि मेरा प्रोजेक्ट में मुझे 3 महीने का टाइम दिया है ना, 3 महीना बहुत ज्यादा है, मैं 1 महीने में ही बना दूंगा। पेसिमिस्टिक का मतलब मैं बोलूंगा कि अरे 3 महीना तो बहुत कम है, प्रोजेक्ट मेरा बहुत बड़ा है, नहीं बनना है बिल्कुल। एंड मोस्ट लाइकली का मतलब है ठीक है जो टाइम है उतने टाइम में मैं बना दूंगा। और इसके आगे बॉटम अप एस्टिमेशंस रहता है, जहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट हर एक टास्क जो इंडिविजुअल रहेंगे ना उसके लिए हम लोग एकदम स्क्रैच से देखेंगे कि मुझे डिजाइन डेवलप डॉक्यूमेंटेशन हर एक के लिए कितना टाइम लग रहा है। ये बॉटम अप है, हर एक डिटेल, हर एक टास्क को डिटेल में हम लोग स्टडी करके चेक करेंगे कि हर एक टास्क को जब हम लोग बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। एक्यूरेट टाइमिंग यहाँ से मिल सकता है। रिस्क मैनेजमेंट आपका कंप्लीट अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लिखाया था लास्ट टाइम भी एक डायग्राम के थ्रू बताया था, रिस्क आइडेंटिफाई, असेसमेंट, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, कंटिजेंसी प्लान का मतलब रहता है जहां पे हाई इम्पैक्ट रिस्क होंगे उसको आप कैसे टैकल करेंगे। कंटिजेंसी, फायर फाइटिंग मैकेनिज्म कौन से मेरे काम करेंगे। एंड रिस्क कम्युनिकेशन, कहीं पे भी अगर लगता है तो कम्युनिकेट करो जिससे हम लोग कहीं ना कहीं रिस्क, पोटेंशियल रिस्क को हैंडल कर पाए। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट क्या होता है हमें पता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है मैंने 10 बार डिटेल में एसडीएलसी हमने पढ़ा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जस्ट मैंने आपको बताया। प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमने सर्टिफिकेशन एग्जाम्स मैंने बताया, वो सर्टिफिकेशन एग्जाम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होने चाहिए। स्टेक होल्डर, जो लोग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट का स्कोप, हम कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या सर्विस बना रहे हैं और आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करेगा। बड़े प्रोजेक्ट को ढंग से सिस्टमेटिक वे में बनाने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद में टाइमलाइन या टाइम टेबल बनाओ, दैट इज अ टाइमलाइन, और वो सीक्वेंस या वो ड्यूरेशन में उतने टास्क कंप्लीट करो। अगर नहीं हो रहे तो मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू। क्रिटिकल पाथ डिसाइड करो। क्रिटिकल पाथ का मतलब है कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन से सबसे क्रिटिकल फंक्शंस होंगे या सबसे क्रिटिकल पार्ट कौन से रहेंगे जिसके फेल होने पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो फेल हो सकता है। तो आपको सबसे पहले वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स या क्रिटिकल पार्ट जो रहेंगे या स्टेजेस जो रहेंगे उस पे सबसे पहले फोकस करना है। तो क्रिटिकल पाथ का मतलब ही ये रहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को सबसे पहले कंप्लीट करो। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका आगे का काम भी उसकी वजह से पेंडिंग रह सकता है। तो इसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। और उसके बेस पे रिस्क अलोकेशन, अगेन अगर आप देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट आएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट आएगा। तो ये सिंपल से चीजें है। कम्युनिकेशन करो प्रॉपर। चेंज मैनेजमेंट, क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो ये सारे सिंपल से चीजें हैं जो मैंने आपको एक ही बार में प्रॉपर बता दिया, है ना। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। आज फिर वो ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो आज नहीं करा रहा हूं मैं। अच्छा, अभी तक जो भी मैंने बताया किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ। एनीवन, एनी डाउट्स? स्टूडेंट्स, एनी डाउट? और आज मैंने कुछ टॉपिक बहुत सिंपलीफाई करके यहाँ पे आपको बताया। तो अगर आपने नहीं सुने हैं, मिस कर दिया, सो गए थे, जो भी था, इसको, ये सेम रिकॉर्डिंग जो मैं आपको दूंगा इसको रिवाइज करो और उसके नोट्स बनाओ। अगर उसके नोट्स नहीं बनाए तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने में उतना ही तकलीफ होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। चलो, बाय।